गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम चालू करने वाले हैं अपने सीए इंटर सीएमए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव का लेक्चर नंबर 4। तो अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था उसको अपन फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद अपन इस लेक्चर के साथ आगे चलते चले जाएंगे। सर रिवीजन से क्या होगा? सर रिवीजन से अपना ये वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है, वो अपना थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से। तो सर अपन ने कल क्या पढ़ा था? अपन ने सर कल पढ़ा था सरचार्ज। तो सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज का मतलब था टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जो आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, उसके ऊपर आपको एक और टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सरचार्ज। जैसे गवर्नमेंट बोलती है आप थोड़े ज्यादा पैसे वाले हो, आप थोड़ा ज्यादा इनकम कमा रहे हो, तो आप एक काम करो ना, जो आप टैक्स पे कर रहे हो ना उसके ऊपर भी हमको एक टैक्स दो। जो आप टैक्स पे कर रहे हो ना उसके ऊपर भी हमको एक टैक्स दो, उसको बोलते हैं सरचार्ज। चलिए सर, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आरटी जुडिकल पर्सन के केस में आपका सरचार्ज क्या था? तो उसके केस में अगर आपका इनकम अप टू 50 लाख रुपीज तक है तो आपको नील की रेट से आपको सरचार्ज लगेगा, आप पे सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा और आपको 1 करोड़ रुपीज तक, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपीज तक है तो आप पे 10% की रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से भी एक्सीड करता है और अप टू 2 करोड़ रुपीज तक है, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से भी एक्सीड करता है अप टू 2 करोड़ रुपीज तक है, तो आप पे 15% की रेट से आप पे सरचार्ज लगेगा। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से एक्सीड करता है अप टू 5 करोड़ रुपीज तक, अगर आपका इनकम 2 करोड़ से एक्सीड करता है अप टू 5 करोड़ रुपीज तक है, तो आप पे 25% की रेट से सरचार्ज लगेगा। अगर आपका इनकम 5 करोड़ से भी एक्सीड करता है ना, तो आप पे 37% की रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब मेरी बात समझना, जो मैंने आपको बताया था 25% और 37% के रेट वाला जो सरचार्ज है, वो किन किन इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर इन इनकम से, अगर इन सोर्सेज से अगर आपको इनकम होता है, उस पर जो टैक्स लगेगा उनके ऊपर 25% और 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा। वो कौन कौन सी इनकम थी? एक तो डिविडेंड का इनकम था, सेकंड आपका कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 112 111A वाला कैपिटल गेन, आपके उसके ऊपर ये 25% और 37% के रेट वाला सरचार्ज आप पे नहीं लगता है। उसके बाद आपने एक दो एग्जाम्पल्स देखे थे, एक दो अपने एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद अपने बात की थी सरचार्ज इन केस ऑफ फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी की बात की थी। तो इसमें अगर आपका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है, इन केस ऑफ फर्म एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है तो आप पे 12% के रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। उसके बाद अपन एक एग्जांपल किया था, उसके बाद अपन ने एग्जांपल किया, उसके बाद अपन ने देखा था कि सरचार्ज इन केस ऑफ कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरचार्ज इन केस ऑफ कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंपनी के केस में अपन को चेक करना पड़ेगा कि वो डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है तो देखना पड़ेगा, अगर अपना इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है अप टू 10 करोड़ रुपीज तक है, तो आप पे 7% की रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 10 करोड़ से भी एक्सीड करता है, अगर आपका टोटल इनकम 10 करोड़ से भी एक्सीड करता है, तो आप पे 12% की रेट से सरचार्ज लगने वाला है। और ये जो सरचार्ज का रेट है सेम टू सेम आपके लिए रहने वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी। अब फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है अप टू 10 करोड़ रुपीज तक का, तो फॉरेन कंपनी के केस में आप पे 2% की रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 10 करोड़ रुपीज से एक्सीड करता है तो आप पे 5% की रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए, उसके बाद अपने एग्जाम्पल लिया था, फिर मैंने आपको बोला था कि एक भाई आप इसी एग्जाम्पल को फॉरेन कंपनी मान के सोल्व करोगे और इसी एग्जाम्पल का कोऑपरेटिव सोसाइटी मान के सोल्व करोगे। तो आपने किया होगा, तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। अगर आप इसको फॉरेन कंपनी मानते हैं ना, अगर आप इसको क्या करते हैं, अगर इसको आप फॉरेन कंपनी मानते हैं, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है ना, जो आपका 8 करोड़ का प्रॉफिट है ना, आपका आपका जो 8 करोड़ का प्रॉफिट है, उसको आप एग्जैक्टली क्या करेंगे, यहाँ 35% टैक्स लगा देंगे। एग्जैक्ट आप 35% टैक्स लगा देंगे। आपका कितना आएगा मेरे को फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। मैं भी आपके साथ साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं भी आपके साथ क्या कर रहा हूँ ना, कैलकुलेट कर रहा हूँ। चलिए, इंटू 35% आपका आएगा 28 लाख का आएगा, 2 करोड़ 80 लाख रुपए, 2 करोड़ 80 लाख रुपए आपका आएगा टैक्स। ये एग्जैक्ट टैक्स आपका यहाँ रहने वाला है। अब इस पे सरचार्ज कितना लगाए, यहाँ पर सरचार्ज कितना लगाए, इनका इनकम कितना था, 8 करोड़ रुपीज था। इसका मतलब 1 से लेके 10 के बीच में है, 10 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं है, तो इनका सरचार्ज लगेगा 2%। इनका सरचार्ज लगेगा, इनका 2% इनका सरचार्ज लगने वाला है। तो इसका आएगा 2% अपना सरचार्ज, इसका आएगा 2% अपना सरचार्ज। तो आएगा 5,60,000, 5,60,000, 5,60,000 आपका सरचार्ज आ जाएगा। तो आपका टोटल टैक्स जो आएगा, आपका जो टोटल टैक्स आएगा वो आएगा आपका हम्म, सही 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 2 करोड़ 85 लाख 60,000।
इस पे आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। इस पे आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना, तो आपका आ जाएगा 11,42,400। तो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा, आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा 2,97,02,400। ये आपका आ जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव अगर आपकी सोसाइटी है तो क्या करेंगे ना, स्टार्टिंग के 10,000 पे 10% लगेगा। यहाँ लिख देता हूँ ना मैं, अप टू 10,000 का जो प्रॉफिट रहेगा उस पर लगेगा 10%, जो अबाउट 10,000 है, और अप टू 20,000 है उस पर लगेगा आपका 20%, और जो अबाउट 20,000 है उस पर आपका टैक्स लगेगा 30%। उस पर आपका टैक्स लगेगा 30%। अब मेरी बात समझना, जो अप टू 10,000 पे जो 10% लग रहा है इसका मतलब क्या होगा ना, आपका 1,000 रुपये आएगा टैक्स। नेक्स्ट 10,000 पे आपका 20% लगेगा, इसका मतलब कितना आएगा आपका 2,000। अब जो उसके आगे वाला प्रॉफिट है, यानी कि 8 करोड़ माइनस 20,000, अब जो इनका बीच का डिफरेंस है जो होगा आपका 7 करोड़ 99,80,000, इस पे अपन लगाएंगे 30%, इस पे अपन लगाएंगे 30%। तो फटाफट से कैलकुलेटर को कैलकुलेट करके बताइए कि 7 करोड़ 99,80,000 का 30% कितना आता है। ये आएगा आपका 2 करोड़ 39,94,000। अपन टैक्स को जोड़ लेंगे, अपना टैक्स का कैलकुलेशन जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 2 करोड़ 39,97,000। इस पे अपन क्या करेंगे, सरचार्ज ऐड कर देंगे। सरचार्ज कितना रहेगा अपना, इसमें सरचार्ज अपना रहने वाला है 7%। 7% अपना सरचार्ज रहेगा, इसमें अपन सरचार्ज ऐड कर लेंगे। उसके बाद अपन 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर लेंगे, तो अपना फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो इसमें मैं क्या करता हूँ ना, इसको बाइफिकेट कर देता हूँ। ये आंसर अपना इसका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। चलिए अब अपन चलते हैं आगे, अब अपन चलते हैं आगे। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, फिर अपन ने पढ़ा था, फिर अपन ने पढ़ा था रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अपन ने पढ़ा था रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये क्या होता है ना कि अपन ने इसके पहले अपन ने पढ़ लिया था 115 BSc अपन ने पढ़ लिया था। ओके चलिए, किसी बच्चे ने मेरे को बोला सर अपन ने 115 BSc इससे ही पहले पढ़ लिया था, आप पहले हमको रिबेट क्यों सिखा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अपन 115 BSc की बात करते हैं। 115 BSc क्या होता है, ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है इंडिविजुअल अचीवर एओपी बीए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में, कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है कि आपको टैक्स कैसे निकालना है टोटल इनकम पे, तो आपको ये वाला स्लेब आपको फॉलो करना है इन केस ऑफ इंडिविजुअल अचीवर एओपी बीए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में। चलिए सर आपका स्लैब रेट क्या रहने वाला है, अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से लेकर 7 लाख तक आपका 5% लगेगा। 7 से लेकर 10 लाख तक आपका 10% के रेट से टैक्स लगेगा, और 10 लाख से 12 लाख तक जो आपका इनकम रहेगा उस पर आपका 15% के रेट से टैक्स लगने वाला है। और जो 12 से लेकर 15 लाख तक का जो आपका इनकम रहेगा उस पर आपका 20% के रेट से टैक्स लगेगा, और जो 15 लाख से ऊपर वाला इनकम है उस पर आपका 30% का टैक्स का रेट रहने वाला है। उस पर आपका 30% का टैक्स का रेट रहने वाला है। अब हमने जो सरचार्ज पढ़ा था ना कि जो 5 करोड़ से अगर आपका ऊपर इनकम है तो आप पे 37% के रेट से सरचार्ज लगता है। इन केस ऑफ 115 BSc वो टैक्स का रेट, वो सरचार्ज का लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। अगर आप पे मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा, जब आप 115 BSc फॉलो कर रहे हैं तो आप पे मैक्सिमम सरचार्ज आपका 25% ही रहने वाला है। आपका मैक्सिमम सरचार्ज आप पे 25% ही रहेगा जब आप 115 BSc फॉलो कर रहे हैं। आई होप आपको ये वाला क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो ये रिबेट किन एसएससीज के अगेंस्ट में मिलता है, किन एसएससीज को मिलता है, ये मिलता है ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को। अगर आप एचयूएफ है तो भी आपको नहीं मिलेगा, अगर आप कंपनी है फर्म आपको तो नहीं मिलेगा। ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। सर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या उसको मिल जाएगा, आंसर इज नो। ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को ये वाला मिलने वाला है। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से जाते हैं जो कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% है, 5 से लेकर 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% का टैक्स का रेट लगता है। अगर आप उस स्लेब से जाते हैं तो 5 लाख तक जब आपका इनकम है, जब तक आपका इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स निकालना है, और 12,500 विच एवर इज लोअर आपका क्या मिल जाएगा, आपको रिबेट मिल जाएगा 87A में। ध्यान रखना, अगर आप
115 बीएससी फॉलो करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है और आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से 115 बीएससी से आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो आपका इनकम अगर 7 लाख तक है तो आप क्या करेंगे ना, टोटल टैक्स निकालेंगे 7 लाख की इनकम पे और 25,000 रुपए विच एवर इज लोअर आपका जो होगा वो आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A। पर ध्यान रखना जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना 112A वाला, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा 112A का ये वाला आपका गेन है, उस पर जो आपका टैक्स आएगा ना उसके ऊपर आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब उस टैक्स को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बाकी वाले टैक्स पे आपको क्या करोगे, आप ये रिबेट ले लोगे। मान फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल टैक्स आता है 11,000 रुपए और आपका टोटल जो इनकम है वो है 4,90,000। अपन एग्जांपल ले रहे हैं, आपका 4,90,000 इनकम है और आपका 11,000 रुपए टैक्स आ रहा है। तो सर यहाँ पे आप बोलोगे सर हम ओल्ड रिजिम से जा रहे हैं, सर हम ओल्ड रिजिम से जा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, 12,500 रुपए तक का टैक्स का बेनिफिट मिल जाना चाहिए, रिबेट हमको मिल जाना चाहिए, तो हमको यहाँ टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। हमको एक बेसिकली बोले तो हमको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 112 वाला जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स आपका जो 2,000 रुपए लगा है, उसके ऊपर कितना लगा है, 2,000 रुपए आपका टैक्स लगा है। तो बाकी वाली इनकम पे आपका टैक्स कितना हुआ, 9,000। अदर इनकम पे जो आपका टैक्स है 9,000 है और 112 वाला जो इनकम है उस पर आपका टैक्स 2,000 रुपए है। तो इसके अगेंस्ट में आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ये आपको पे ही करना पड़ेगा, आपको 9,000 का रिबेट मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए 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 ओके। समंदर है या समंदर का एक टुकड़ा है। चलिए 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 अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपना इतना होगा, फिर मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18। चलिए इसको फटाफट से अपन क्या करते हैं ना, ओरली डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। ओरली क्या कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। चलिए सबसे पहले मैंने आपको दिया क्वेश्चन नंबर 3। आई होप अपने वो क्लास में कर लिया होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। बोल रहे हैं कि मिस्टर एक्स है उनका टोटल इनकम है 16 लाख रुपए, प्रीवियस है 24-25 का। उनका इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आया है और इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट से आया है। मतलब 112 वाला का इनकम नहीं है अगर आप सरचार्ज की बात करें तो, और रिबेट की बात करें तो। रिबेट की बात तो यहाँ होगी नहीं, वैसे भी इनका इनकम 5 लाख और 7 लाख से बहुत ज़्यादा है। आपको टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मतलब कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आपको इतना आता है, आपको याद आना चाहिए 115 बीएससी लगाना है हमको। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 लाख तक 5% है, 7 से लेकर 10 लाख तक 10% है, 10 से लेकर 12 लाख तक 15% है, 12 से लेकर 15 लाख तक 20% है और 15 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% का टैक्स का रेट रहने वाला है। चलिए आपको यही करना है। 3 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगा, 3 से लेकर 7 लाख तक आपका 5% लगेगा। जो 4 लाख की इनकम है, 3 से लेकर 7 के जो बीच का डिफरेंस है वो 4 लाख रुपए, उस पर आपका 5% लग गया। 7 से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे आपका 10% लग गया और 10 लाख से ऊपर जो इनकम है 12 लाख तक, उस 2 लाख पे आपका 15% लग गया और 12 से लेकर 15 लाख वाले की इनकम पे आपका 20% लग चुका है। और 15 लाख से जो आपके ऊपर वाली इनकम है जो 1 लाख का इनकम है, यानी कि 16 लाख माइनस 15 लाख, तो 1 लाख का आपका इनकम है उस पर 30% का आपका टैक्स का रेट लग जाएगा। तो अपना आएगा टोटल टैक्स, इसमें अपन जोड़ देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो अपना टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। किन किन बच्चों ने क्वेश्चन घर पे सोल्व किया था, किन किन बच्चों ने क्वेश्चन घर पे सोल्व किया था और किसी को डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए क्वेश्चन में। ओनली आपको क्या करना था ना, जो अपन ने यहाँ पे चार्ट बनाया था ना, ये वाला जो अपन ने यहाँ चार्ट बनाया था ना, बस इसी को आपको अप्लाई करना था। ओनली आपको इसी को अप्लाई करना था और आपका ये सारा क्वेश्चन बन जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला था, नेक्स्ट था अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो अपन ने पहले ही क्लास में कर चुके हैं। 15 जो एचयूएफ वाला था वो आपको डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। 16, 17, 18 अपन देख लेते हैं फटाफट से एक बार। क्वेश्चन नंबर अपन 16, 17, 18 देख लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत आई हो तो उसमें, किसी को कोई दिक्कत आई हो तो अपन देख लेते हैं। चलिए 16 क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ अपन को यहाँ आते ही समझ जाना चाहिए कि अपन 115 बीएससी का बात कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, 115 बीएससी का बात कर रहे हैं। और मिस्टर कश्यप एज 35 ईयर्स, हैविंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज 51 लाख, हैविंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज 51,75,000, 51,75,000 का उनका टोटल इनकम है। फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, assuming that the total income comprise of salary income, income from house property and interest on fixed deposit। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना।
अब आपको निकालना है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से, आपको टैक्स निकालना है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको क्या निकालना है, टैक्स का कंप्यूटेशन करना है। तो उसमें पता है आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 3 से लेकर 7 लाख तक 5% है, 7 से लेकर 10 लाख तक आपका 10% है, 10 से लेकर 12 लाख तक आपका 15% है, और 15 से लेके 12 से लेके 15 लाख तक आपका 20%, और 15 लाख से ऊपर वाली जो आपकी इनकम रहेगी उस पर आपका 30% का टैक्स का रेट रहने वाला है। वो सेम आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सर आप बार बार ये टैक्स का रेट क्यों बोल रहे हैं, आपको याद हो जाए इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे को तो ये सब याद है, आपको याद करना जरूरी है। एग्जाम में ये चीजें आपको लिख के नहीं आएगी, आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 लाख तक 5% है, 7 से लेकर 10 लाख तक 10% है, 10 से 12 तक 15% है, 12 से 15 तक 20% है, उसके ऊपर वाली पे 30% का टैक्स का रेट रहने वाला है। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अपन टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं। तो अपन को सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको 16 दे रखा है ना, तो आपको शायद ये होमवर्क के लिए मैंने मना कर दिया होना चाहिए था। जिन बच्चों ने किया है उनके लिए बहुत बहुत सॉरी, ये आपको होमवर्क में नहीं करना था। ये आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, ये उसका क्वेश्चन है। ये जो मैं आपको आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये उसका क्वेश्चन है। ये आपको सॉल्व अभी घर पे नहीं करना था। चलिए कोई नहीं, आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ होगा मेरे को पता है, आपको कहाँ दिक्कत आई है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने आपको बोला था कि जो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से था ना, जो मैंने पहले आपको क्लास में नहीं करवाया था क्योंकि अपने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं पढ़ा था। कल फिर अपन ने पढ़ लिया था, मैंने बोला होमवर्क में आपको घर से करके लेके आना है। तो आपने घर से किया होगा, कुछ नहीं करना था। जो अपन ने पहले वाला एजुकेशन सोल्व किया था ना, पहले वाला जो अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था एज इट इज ऐसा ही था, पर यहाँ पे 2.5 की जगह 3 आ जाएगा, 3 से लेके फिर यहाँ 7 आ जाएगा, फिर जो आपका बचा हुआ इनकम पे आपका टैक्स आ जाएगा, ऐसे करके 7 से लेके फिर 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर वाले पे। ऐसे आपको एक सिर्फ यहाँ पे स्लैब रेट चेंज करना था और आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता। तो आप क्या करेंगे ना, एक बार इससे अपने आंसर को कंपेयर करेंगे। इस स्लैब रेट के हिसाब से आपको क्या करना था, सिर्फ ओनली एंड ओनली स्लैब रेट आपको चेंज करना था, बाकी आपका सब कुछ सेम टू सेम रहने वाला है। और एक इसमें एक चेंज हो रहा था, वो कौन सा आता, सरचार्ज का। वहां पे अपन ने पता 37% लगाया था, इसमें अपन ने 37% लगाया था। बट मैंने आपको 115 BS की पढ़ाते हुए बताया था कि भाई इसमें मैक्सिमम अपना 25% लगता है, तो यहाँ पे अपन 25% ही मैक्सिमम लगाने वाले हैं। बस ये 2 चेंज थे, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं था। आपने आई होप आपने कर लिया होगा। अब एक बार क्या करेंगे ना, इस घर जाके इसको वापस करेंगे जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को अभी तक सोल्व नहीं किया है। चलिए 18th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मिस्टर शर्मा, जिनका एज कितना है, 62 ईयर्स। तो यहाँ आते ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए, एज इनका 62 ईयर। अगर ये अपन को बोलते हैं ना नॉर्मल प्रोविजन से आपको टैक्स निकालना है, तो अपन को इनको 3 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन देना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने 2.5 लाख से कर लिया है गलती से, तो वहां पे उसका गलती हो गया है, उसने गलत कर दिया है। तो आपको एज पहले देखना पड़ेगा, आपका एज कितना है, और ये रेजिडेंट भी है इंडिया में। अगर ये नॉन रेजिडेंट होता तो भी चलता कि भाई 2.5 लाख तक की उसको एग्जेम्पशन देना रहेगा। बट एक रेजिडेंट है और ये 60 से ऊपर है, तो आपको 3 लाख वाले इसको एग्जेम्पशन देना पड़ेगा। जिनका टोटल इनकम कितना है, 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। इनका कैपिटल गेन का भी इनकम है इनका 52 लाख रुपए का, 112A वाला। और इनका 111A वाला भी है 64 लैक्स का। और इनका अदर इनकम कितना है, 1 करोड़ 14 लाख रुपए है। तो आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है 25-26 के लिए अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम। मतलब आपको दोनों रिजीम से आपको टैक्स निकालना है इसका। तो इसमें आप क्या करेंगे ना, जो आपका 52 लाख रुपए, इस पर आपका 12.5% का टैक्स आ जाएगा। और जो आप 64 लाख उस पर आपका 20% का टैक्स आ जाएगा। और इन दोनों पे जो आपका आएगा ना मैक्सिमम सरचार्ज कितना आएगा, 15% आएगा, क्योंकि ये कैपिटल गेन वाला इनकम है। इस पर आपका मैक्सिमम जो आपका सरचार्ज आएगा आएगा 15%। चलिए बाकी वाला इनकम है, मैंने कहा था ना क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में आपको लिखा है कि आपको दोनों प्रोविजन से सोल्व करना है, या फिर आपको कुछ ना लिखा है तो आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से सोल्व करना है। अगर लिखा है ना आपको दोनों प्रोविजन से सोल्व करना है, तो पहले आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर आपको नॉर्मल प्रोविजन से जाना है। कैसे इसका कोई फर्क पड़ता है, इसका प्रेजेंटेशन पर फर्क पड़ता है, और आपका इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी चेकर पे। कॉपी चेकर पे आपका इम्पैक्ट पड़ता है कि आप अवेयर हो कि भाई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन सा है, उससे आपने पहले सोल्व किया है क्वेश्चन को। चलिए अभी यहाँ फिर 1 करोड़ 14 लाख पे अपन को टैक्स निकालना है, तो उस पर सेम वैसे ही निकालना है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 लाख तक 5% है, 7 से लेकर 10 लाख तक 10% है। मेरे साथ साथ बोलना है आपको ना, 10 से लेकर 12 लाख तक 15% है, 12 से लेकर 15 लाख, सॉरी 10 से लेकर 12 लाख तक 15% है, 12 से लेकर 15 लाख पे आपका फिर 20% है, और 15 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% का आपका टैक्स का रेट रहने वाला है। तो आपको उस हिसाब से ये वाला निकालना है। आपने ये करने के बाद अपना आ जाएगा टैक्स, ये आ गया अपना टैक्स। और अब मेरी बात समझना, आपका
अब आपको चेक करना है क्या सर 2 करोड़ से जो लिमिट एक्सीड किया है अपना इनकम का, वो डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन की वजह से किया है या फिर अदरवाइज अपनी अदर इनकम ही इतनी कैपेबल थी कि वो 2 करोड़ से एक्सीड हो रही थी। तो यहाँ अगर क्वेश्चन की बात करें तो अपना अदर इनकम कितना है, 1 करोड़ 14 लाख ही है। अगर ये कैपिटल गेन का इनकम नहीं होता तो ये 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होती। इसका मतलब क्या होगा ना, आपका मैक्सिमम सरचार्ज सब पे मिला के 15% ही लगने वाला है। अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर होता तो इस पे अपन 25% लगाते, बट सब कुछ जोड़ लिया है। ये क्या है ना, 2 करोड़ कब एक्सीड करता है, जब आपका कैपिटल गेन का इनकम इसके साथ क्लब हो जाता है। ये जोड़ने के बाद ये 2 करोड़ से एक्सीड होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये इंडिविजुअल बंदा होता तो ये 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर पाता, इसलिए इनके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज आपका कितना लगेगा, 15% ही लगने वाला है। चलिए, फिर आपका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा, आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। सेम टू सेम आपको इसमें करना है, इसमें तो और ईजी होगा क्योंकि इन पे आपने टैक्स निकाल दिया, इस पे 15% लगने वाला है। ये भी आपका क्या है, 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करा, इसके ऊपर भी आपका क्या लगने वाला है, 15% ही लगने वाला है। अपने क्या करेंगे, 3 लाख वाला स्लैब देंगे। मैंने आपको यही बताया था ना, एज कितना है इसका, 62 ईयर्स है। इसको अपन 3 लाख वाला स्लैब देंगे, 3 से लेके 5 तक 5% है, 5 से 10 पे 20% है और 10 से ऊपर वाले पे 30% है। ये करके आप टैक्स निकाल देंगे और आपका सरचार्ज लगा देंगे 15% और एजुकेशन सेस अपन लगा देंगे 4%। अब मेरी बात समझना, आपका टैक्स लाइबिलिटी देखो कितना है। अगर आप 115 BAC फॉलो करते हैं तो आपके टैक्स की लाइबिलिटी आपके ऊपर आती है, वो आती है 60,27,840। और अगर आप 115 BAC फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन जाते हैं तो आपका टैक्स का लाइबिलिटी आता है 61,71,360। एज ए सी अगर आपको बोले कि आपको कंसल्ट करना है कि भाई आपको कौन सा रिज्यूम फॉलो करना चाहिए, तो आपकी कंसल्टेंसी रहेगी कि आपको डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका टैक्स का लाइबिलिटी कम आता है। चलिए, ये अपने होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए, ये अपने क्या हो गए, होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए। अब आगे अपन पढ़ने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट है मजेदार वाला, जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। अब मेरी बात समझना, अब मैं 10 से 15 मिनट आपको जो भी बोलूँ ना, आपको सिर्फ सुनना है, कुछ भी लिखना नहीं है। ओनली मेरी बातों को आपको गौर करते हुए चले जाना है, मेरी बातों को आपको गौर करते हुए चले जाना है। चलिए, मार्जिनल रिलीफ। अब मेरी बात समझना, अपना एक दोस्त है, इसका नाम है चंदू। ये बहुत खुश है, ये बहुत खुश है। इसका पहले सैलरी हुआ करता था 50 लाख रुपीज पर एनम। इसका सैलरी हुआ करता था 50 लाख पर एनम, पर अब कंपनी ने उसका सैलरी बढ़ा के कर दिया है 51 लाख। सैलरी कितना होगा इनका, 51 लाख। ठीक है, इसका सैलरी है 51 लाख। ये पहले भी अपना रिटर्न फाइल करता था, अब भी अपना रिटर्न फाइल करता है। चलिए, ये अपना है डिपार्टमेंट। तो इससे ये थोड़ा क्या ना, वो ऐसे जोड़ में रहता है कि भाई मैं डिपार्टमेंट हूँ, मैं आपसे टैक्स लूंगा। ये अपना है डिपार्टमेंट। तो चंदू को क्या करना है ना, डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना है एट द ईयर एंड। साल के लास्ट में इनको क्या करना है, अपने डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना है। तो ये पहले क्या करता था, जब इसका 50 लाख का सैलरी था, जब इसका 50 लाख का सैलरी था, तो अपन क्या करते हैं ना, टैक्स निकालते हैं, टैक्स ऑन ₹50 लाख। तो अभी कितना टैक्स पे करता था, और अभी निकालेंगे अब उसका 51 लाख का जब सैलरी हो गया है तो वो कितना टैक्स पे करेगा। और अपन एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑप्शनल टैक्स रिज्यूम से जा रहा है, ऑप्शनल टैक्स रिज्यूम से जा रहा है। सर ऑप्शनल टैक्स रिज्यूम कौन सा वाला है, वही 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% लगेगा। 5 से लेकर 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% का आपका टैक्स का रेट लगने वाला है। चलिए, ये ऑप्शनल टैक्स रिज्यूम से क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। चलिए, और इसका जो एज है ना, इसका जो एज है वो एज आपका है 28 ईयर्स। इसका एज है 28 ईयर्स। चलिए, तो मेरे को फटाफट से कोई टैक्स निकाल के बताएगा कि वो 50 लाख पे आपका क्या टैक्स आने वाला है। काफ़ी बच्चों ने तो कैलकुलेटर स्टार्ट भी कर दिया होगा चलाना फटाफट से।
हम्म, जिन बच्चों ने 50 लाख पे टैक्स निकाली है वो अब 51 लाख पे टैक्स निकालेंगे, कितना आएगा उसका? 51 लाख पे आप टैक्स निकालेंगे, उसका कितना टैक्स आने वाला है? चलिए, सर आपके हाथ में तो ठीक चीज़ है ना, आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो। हाँ बेटा, ये सिर्फ एक ही चीज़ मिला है मेरे को जो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बाकी सब मेरे को खुद से लिखना पड़ता है। बाकी सब मेरे को खुद से लिखना पड़ता है। चलिए, तुम न जानना हम, पम पररररम, हो रहा है जो हो रहा है, तुम न जानो ना हम, पम पररररम। कभी कभी ये तो आंधी लगती है, आंधी लगती तो आंधी बह जाने दे, जाने दे। 12,30,000 रुपये आएगा, इस पे टैक्स आएगा 12,30,000 रुपये। ये अपना टोटल टैक्स आएगा अपना 13,42,500। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। फटाफट से यहाँ तक सोल्व कर लो, फिर अपन को आगे का पॉइंट डिस्कस करना है। फटाफट से यहाँ तक सोल्व कर लो, फिर अपन को आगे का पॉइंट डिस्कस करना रहेगा। चलिए, यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया होगा क्वेश्चन को। अभी देखो, अब इस इनकम कितना हुआ इसका? 51 लाख हो गया है सर। 51 लाख हो गया, आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है। आप पे सरचार्ज लगने वाला है, आपको पता होगा ना, आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा, आप पे सरचार्ज लगने वाला होगा। तो यहाँ पे अपन ऐड करेंगे सरचार्ज, एट द रेट ऑफ 10%। कितना आएगा? सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% कितना आएगा? फटाफट से मेरे को कंप्यूट करके बताओ। 1,34,250, ठीक। तो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा? आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा? आपको फटाफट से आप कैलकुलेट करके बताइए। मैं भी खुद आपके साथ साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। प्लस ये आपका आएगा 14,76,750, ठीक है। ये आपका आएगा 15,76,000। चलिए 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 चलिए, अरे चलिए, चलिए, यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। अब फिर अपन आगे शुरू करते हैं। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना। चंदू का पहले सैलरी था, जब 50 लाख रुपए सैलरी उसका था, तब वो टैक्स पे करता था 13,12,500 रुपये। सर आपने एक चीज़ तो गलती कर दी यहाँ पे, एक गलती कर दी सर आपने। कौन सी गलती कर दी बेटा? आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं जोड़ा। हाँ वो मेरे को पता है, मैंने नहीं जोड़ा है। आप उससे पहले की बात करते हैं, पर ओनली उससे पहले की बात करते हैं, ठीक है। जब चंदू
50 लाख रुपए कमाता था तब कितना टैक्स पे करता था? बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन से 13,12,500 रुपये अपना टैक्स पे करता था वो गवर्नमेंट को। अब उसने क्या किया, ओनली 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया, मतलब 51 लाख रुपए उसने कमाया है। अब वो कितना टैक्स पे कर रहा है? 14,76,750, 14,76,250 वो क्या कर रहा है, 750 सॉरी टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को। तो उसने अपन यहाँ पे अगर चार्ट बनाए, अपन क्या करते हैं ना, एक चार्ट बनाते हैं, एक डब्बा बनाते हैं, ये लीजिए, ठीक है। एक्सेस इनकम एंड उसने एक्स्ट्रा कितना कमाया, उसने एक्स्ट्रा कमाया है 1 लाख रुपए, मतलब पहले 50 कमाता था, अभी उसने क्या कितना कमाया, 51 लाख रुपए का, उसने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया है। एक्सेस टैक्स पेड, अब उसने 51 लाख कमाने के लिए कितना टैक्स पे किया है, उसने टैक्स पे किया है 14,76,750 माइनस जब वो 50 लाख रुपए कमाता था तब वो कितना टैक्स पे करता था, 13,12,500। इसका मतलब उसने कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है, उसने कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है, फटाफट से कैलकुलेट करके बताएंगे मेरे को। $1,64,250, 1,64,250, मतलब क्या हुआ ना, उसने ओनली 1 लाख रुपए ज्यादा कमाया, उसको 1,64,250 रुपए ज्यादा टैक्स पे करना पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ ना, उसको 64,250 रुपए अपनी जेब से पे करने पड़े। जो उसने एक्स्ट्रा कमाया उससे भी उसको 64,250 रुपए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ा। समझ में आया? जो उसने कमाया है उससे भी उसको क्या हुआ ना, 64,250 रुपए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ा। तो भाई सबने मना किया, भाई चिंटू अपनी कंपनी के पास जाता है, भाई कंपनी जी एक काम करो ना, मेरे को 1 लाख रुपए ज्यादा मत दो, मेरे को नहीं चाहिए, आप मेरे को 50 लाख का सैलरी दे दो। तो कंपनी ने पूछा भाई क्यों भाई, तो चिंटू ने बोला कि जो आप मेरे को एक्स्ट्रा दोगे ना 1 लाख रुपए, उसके चक्कर में मेरा टैक्स बढ़ रहा है 1,64,250 रुपए। मतलब आप मेरे को एक्स्ट्रा 1 लाख का इनकम दे रहे हो तो मेरा 1,64,250 रुपए का टैक्स ज्यादा बन रहा है। तो मेरे को एक तरीके से मेरे को नुकसान ही है इस चीज का, तो प्लीज आप मेरे को 1 लाख का इंक्रीमेंट मत दो, एक काम करो आप 1 लाख रुपए आप ही रख लो। तब ये बात गवर्नमेंट को पता लगी कि भाई इस प्रकार से तो लोग क्या कर रहे हैं ना, अपनी सैलरी कम करवा रहे हैं कि भाई हमको सरचार्ज नहीं लगवाना, सरचार्ज लगती है हमारा टैक्स का लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हमारा टैक्स का लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, जो आपका सरचार्ज का लिमिट आता है ना, लिमिट कौन सा सर, एक तो 50 लाख है, एक 1 करोड़ है, एक 2 करोड़ है, एक 5 करोड़ रुपए है इन केस ऑफ इंडिविजुअल वगैरह। और अगर फर्म वगैरह की बात करें तो आपका सरचार्ज का लिमिट 1 करोड़ रहेगा, कंपनी की बात करें तो 1 करोड़ और 10 करोड़ रुपए रहेगा। तो अगर आपका इन अमाउंट इस लिमिट के पास अगर आपका इनकम है तो आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है और जो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है उनके अंदर डिफरेंस है क्या आपका एक्स्ट्रा टैक्स जो आप पे कर रहे हो वो ज्यादा है क्या जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है उससे भी। अगर आपका ऐसा है, अगर आपका ऐसा है तो जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है ना उस लिमिट से वो पूरा आप हमको दे दो, वो पूरा आप हमको दे दो, हमें आपको ये एक्स्ट्रा वाला टैक्स आपसे नहीं चाहिए, ये जो आपका एक्स्ट्रा वाला टैक्स है वो आपसे नहीं चाहिए। अब चिंटू के पास ये खबर आई, चिंटू को पता चला कि भाई मैंने 51 लाख रुपए कमाए हैं, अब मेरे को टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, जो 50 लाख पे मेरा टैक्स आया 13,12,500 प्लस जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया है 1 लाख रुपए, टैक्स टू बी पेड बाय चिंटू। चिंटू को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स ऑन 50 लाख, वो है अपना 13,12,500। एम आई राइट? राइट। चलिए इसमें अपन ऐड कर देंगे जो उसने एक्स्ट्रा कमाया है, जो उसने एक्स्ट्रा इनकम अर्न किया है ना, जो उसने एक्स्ट्रा इनकम जो अर्न किया है ना वो क्या कर देगा, इस पे ऐड कर देगा। तो आपका टोटल टैक्स कितना आएगा, 14,12,500। अब उसको ये जो 64,250 रुपए जो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा था ना यहाँ पे वो उसको यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे 64,250 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा था ना वो उसको पे करने का जरूरत नहीं है। अब जो गवर्नमेंट ने इसका ये टैक्स का अमाउंट छोड़ा है,
इसको बोलती है गवर्नमेंट मार्जिनल रिलीफ। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है कि मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं। अब आप क्या करेंगे ना, फटाफट से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में आप फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगा, फटाफट इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। फिर अपने मार्जिनल रिलीफ पे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छा बिल्ड हो जाएगा। चलिए, आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अपन अब क्या करेंगे ना, जो अपने प्रोविजन पढ़ा है उसको अब एक बार नोट से पढ़ लेंगे फटाफट से। उसको अपन क्या करेंगे ना, एक बार नोट से पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, फटाफट से इस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे। चलिए, क्या पर्पस था सर मार्जिनल रिलीफ लाने का? मार्जिनल रिलीफ लाने का पर्पस था इज टू इंश्योर दैट द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम फ्रॉम सरचार्ज लिमिट। मतलब कि 50 से आपने 1 लाख ज्यादा कमाया, आप टैक्स कितना ज्यादा पे कर रहे थे, 1,64,250 रुपये। इसका मतलब आप 64,250 रुपये आप एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे थे, जितना आपने कमाया भी नहीं था। तो ऐसा ना हो, कैन नॉट एक्सीड एक्सेस इनकम एंड फ्रॉम द सरचार्ज लिमिट। मतलब सरचार्ज का लिमिट से जो ऊपर आपने इनकम कमाया है उससे ज्यादा आपका टैक्स ना आए एक्स्ट्रा वाला। जो 50 लाख पे टैक्स आ रहा है और जो 51 लाख पे टैक्स आ रहा है, उनका डिफरेंस इतना ना हो कि आपने 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया है और टैक्स 1 लाख से भी ज्यादा लग रहा है। ऐसा ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए आपके लिए गवर्नमेंट लेके आई है एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। आपके लिए क्या लेके आई है? मार्जिनल रिलीफ का आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आई है। चलिए 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 चलिए, ये आप समझ गए होंगे। सर इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन कौन सा एसएससी एलिजिबल है? सब एलिजिबल है, कंपनी भी एलिजिबल है, फर्म भी एलिजिबल है, इंडिविजुअल भी एलिजिबल है, और एलएलपी वगैरह भी इसके लिए एलिजिबल रहने वाली है। क्या सर कोई नॉन रेजिडेंट है, क्या सर वो भी एलिजिबल रहेगा? आंसर इज यस, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए सर, आपको कब चेक करना है मार्जिनल रिलीफ की अपने पास ऐसा टैक्स ज्यादा लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो आपको चेक करना है जब आपकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा हो। किससे थोड़ी सी ज्यादा हो? सरचार्ज की लिमिट से, यानी कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से आपकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आरटीपी, जुडिकल पर्सन। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है इन केस ऑफ फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। आपका इनकम 1 करोड़ से और 10 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा इन केस ऑफ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको चेक करना है कि हमको क्या मार्जिनल रिलीफ के बेनिफिट के लिए हम एलिजिबल है या नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उससे ज्यादा एक्स्ट्रा अपन टैक्स पे कर रहे हैं? तो आपको, अगर आपका इनकम थोड़ा सा लिमिट से ज्यादा है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना रहेगा। चलिए सर, क्या स्टेप्स रहेंगे सर मार्जिनल रिलीफ को चेक करने के? आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सोल्व करने के लिए स्टेप्स तो होने चाहिए ना, ऐसा नहीं आप मन से कहीं भी सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। क्या क्या स्टेप्स आप सोल्व करोगे? चलिए, कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करोगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? चलिए, स्टेप वन। स्टेप वन आप क्या फॉलो करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे ना,
कैलकुलेट करोगे टोटल टैक्स, टोटल आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, आपको जो भी अमाउंट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको 51 लाख दे रखा है, 51,20,000 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, या फिर 1,01,00,000 रुपए आपको दे रखा है, तो आप पूरे अमाउंट पे क्या करोगे ना, टैक्स कंप्यूट करोगे इंक्लूडिंग सरचार्ज बिफोर कंसिडरिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने से पहले का जो अमाउंट है वो वाले वहां तक आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन आपका करना रहेगा टोटल इनकम पे, टोटल इनकम पे आपका ये कंप्यूटेशन आपको करना रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर आपको क्या करना है ना, जो आपकी नियरेस्ट लिमिट है, जो 50 लाख की है या 1 करोड़ की है या फिर 2 करोड़ की है या फिर 5 करोड़ की है या फिर 10 करोड़ की है, जो आपकी नियरेस्ट लिमिट है आपके सरचार्ज की, वहां पे आपका टैक्स का आपको कंप्यूटेशन करना है, वहां पे आपको टैक्स कितना आएगा, वहां पे आपको टैक्स कितना आएगा वो आपको निकालना रहेगा। जैसे अपन ने वहां पे किया था 51 लाख पे टैक्स निकाला था और 50 लाख पे फिर अपने टैक्स निकाला था, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे ना, अपन को कितना टैक्स पे करना है वो अपन को निकालना पड़ेगा, अपन को कितना टैक्स पे करना है वो अपन को निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे सर, जो अपने नियरेस्ट लिमिट पे जो अपने टैक्स निकाला है, यानी कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ पे अपने जो टैक्स निकाला है, प्लस जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है इस लिमिट से। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ 2 लाख रुपए कमाया, आपने क्या किया, 1 करोड़ 2 लाख रुपए आपने कमाए हैं, तो 1 करोड़ पे जो टैक्स आएगा प्लस जो आपने ऊपर वाले 2 लाख रुपए कमाए उन दोनों को जोड़ देंगे, उन दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर आपका टोटल इनकम 50,50,000 रुपए है तो आपका एक्स्ट्रा इनकम क्या होगा ना, वो आपका 50,000 रुपये होगा, जो आपने उस लिमिट से ज्यादा कमाया है वो आपका एक्स्ट्रा इनकम रहने वाला है। इन दोनों को जोड़ देंगे, इतना अपन को टैक्स पे करना था। फिर अपना सर मार्जिनल रिलीफ क्या आएगा ना, जो अपन को टैक्स पे करना है अभी, मतलब जो अपना नियरेस्ट लिमिट पे जो टैक्स आया है प्लस जो अपना एक्स्ट्रा अपन ने कमाया है, दोनों को अपन जोड़ देंगे। और जो अपन को टैक्स पे करना पड़ता अगर अपन का मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो मतलब अपन को 1 करोड़ 2 लाख पे अपन को टैक्स पे करना पड़ता, जो बहुत ज्यादा आता है, यानी कि जो 1 करोड़ पे टैक्स आ रहा है, अपने जो एक्स्ट्रा 2 लाख कमाया उससे भी ज्यादा अपना टैक्स आ रहा होता, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स अपना 2 लाख से भी ज्यादा आ रहा था, तो अपन को पे करना पड़ता, तो उसका जो टैक्स आएगा प्लस जो स्टेप 3 में अपने निकाला है, उन दोनों का डिफरेंस अपन निकाल देंगे तो आ जाएगा अपना मार्जिनल रिलीफ। इसका एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी डरने का जरूरत इसमें नहीं रहेगा। चलिए, बिल्कुल भी आपका डरने का यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले अपने एक आपकी कॉन्सेप्ट बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है मिस्टर बी का, आपको टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है मिस्टर बी का, जिसका एज है 51 ईयर्स, मतलब 51 साल का बंदा है। यानी कि अगर अपन नॉर्मल प्रोविजन से जाते हैं कि देखो, इसमें लिख भी दिया है कि एज्यूमिंग एसएससी नॉट ऑप्टिंग 115 बीएससी, अगर 115 बीएससी फॉलो नहीं कर रहा है तो नॉर्मल प्रोविजन से जाएंगे, वो 2.5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेकर 5 लाख तक, बट 5% टैक्स लगेगा। 5 से लेकर 10 लाख तक आपका 20% का टैक्स का रेट रहने वाला है, और 10 लाख से आपका जो भी ऊपर इनकम होगा उस पर आपका 30% का आपका टैक्स का रेट रहने वाला है। चलिए, तो उसका एज है 51 ईयर्स, उसका टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख रुपए। उसका टोटल इनकम कितना है, 1 करोड़ 1 लाख रुपए। तो एज पर स्टेप्स सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, 1 करोड़ 1 लाख पे अपन टैक्स निकालेंगे, अपन 1 करोड़ 1 लाख पे अपन टैक्स निकालने वाले हैं। चलिए, अपन 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालना है। सबसे पहले मैंने ये लाइन लिख भी दी है कि उसका एज 60 साल से कम है, तो अपन को 2.5 लाख वाला स्टेप फॉलो करना रहेगा। चलिए, स्टेप 1 क्या कहता है, कंप्यूट ऑफ टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम। 1 करोड़ 1 लाख पे अपन को टैक्स निकालना, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये काम करेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन है ना, एक बार आप अपने कॉपी में सोल्व करेंगे, एक बार अपनी कॉपी में आप सोल्व करेंगे फटाफट से कैलकुलेटर के साथ, फिर अपन इसका आंसर डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपको क्या होगा ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। अब मेरी बात समझना, आपको एग्जाम की कसम लगा दूं, मैं आपको एग्जाम की कसम लगा देता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना ही रहेगा अपनी कॉपी में। जैसा भी करो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको गलत है सही है, बट आपको एक क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आना चाहिए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, आपको पता लगना चाहिए जब अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, 5 मिनट का टाइम दूंगा। आपको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन को अपने हाथ से ये वाले स्टेप लगा के, और जो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल लिखवाया है कॉपी में, उसको देखते हुए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। उसको देखते हुए आपको क्या करना है, क्वेश्चन अपनी कॉपी में सोल्व करना है, जैसा भी आपसे सोल्व हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे ना, इसका पूरा आंसर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसका पूरा आंसर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए,
आई होप आप में से काफ़ी बच्चों ने स्टार्ट कर दिया होगा क्वेश्चन को, और काफ़ी बच्चे काफ़ी दूर तक पहुंच भी गए होंगे। तो अब आप क्या करेंगे ना, अब जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उससे आपको अपने आंसर को मैच करते जाना है, और जहाँ आप गलती कर रहे हो वहाँ आपको इस बात को आइडेंटिफाई करना रहेगा। चलिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, 1 करोड़ 1 लाख पे अपना टैक्स निकालेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, 1 करोड़ 1 लाख पे अपना टैक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% है तो 12,500 रुपये आ गया। 5 से लेके 10 लाख तक आपका जो 20% है उस पर आपका 1 लाख का टैक्स आ गया। अब जो 1 करोड़ 1 लाख और 10 लाख का बीच का डिफरेंस है 91 लाख का, उस पर आप 30% का टैक्स रेट निकाल देंगे तो आपका आएगा 27 लाख 30,000 आपका टैक्स आ जाएगा। और आपका टोटल टैक्स जो आएगा वो आएगा 28,42,500। अब मेरी बात समझना, आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 15% के रेट से आप सरचार्ज लगने वाला है। आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 15% के रेट से आपको सरचार्ज लगने वाला है। ये सरचार्ज आप पे लग गया तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, 32,68,875। अब अपन क्या करेंगे, जो नियरेस्ट लिमिट है, नियरेस्ट लिमिट कौन सा वाला है, 1 करोड़ का लिमिट है आपका नियरेस्ट वाला। तो अपन 1 करोड़ में अपन क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे। 1 करोड़ में अपन क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो आपका शुरू का 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख तक आपका कितना आएगा 5%, 5 से लेके 10 लाख तक 20%। तो आपका सेम ये वाला ही आने वाला है, 1,12,000 रुपये आपका टैक्स आने वाला है। फिर अपन क्या करेंगे ना, जो 1 लाख और 10 लाख, 1 करोड़ और 10 लाख का बीच का डिफरेंस है 90 लाख का, उस पर अपन 30% टैक्स निकालेंगे। वो आएगा आपका 27 लाख। आपका टोटल टैक्स आएगा 28,12,500। इस पर अपन सरचार्ज लगाएंगे 10% के रेट से, क्योंकि अपना इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट अपना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इस पर अपन 10% का सरचार्ज लगा देंगे। तो अपना टोटल जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो आएगा 30,93,570। 30,93,570 आपका क्या आने वाला है, टैक्स लायबिलिटी आपका आने वाला है। अब मेरी बात समझना, आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनना, अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाते तो आप पे टैक्स आता 30,93,750। और आपने 1 करोड़ 1 लाख रुपए कमाया तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, 32,68,875। आई थिंक ये आपका जो टैक्स का बीच का डिफरेंस है वो 1,75,000 से भी ज्यादा है। तो मतलब आपने 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है 1,75,000 के अराउंड। तो आपने जो एक्स्ट्रा कमाया उससे भी आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है डोंट वरी अबाउट दैट, आप एक काम करो ना, जो आपने नियरेस्ट लिमिट पे जो टैक्स निकाला है और जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है वो दोनों हमको दे दो। यानी कि जो नियरेस्ट लिमिट पे 30 लाख अपने जो कमाया है वो प्लस जो अपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया है 1 करोड़ से, वो दोनों मिला के अपन क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। तो अपना टैक्स आएगा 31,93,750। 31,93,750 अपना टैक्स आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, मान लो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो अपन को कितना टैक्स पे करना पड़ता, अपन को टैक्स पे करना पड़ता ये वाला, कितना करना पड़ता 32,68,875 अपन को टैक्स पे करना पड़ता। बट ये वाला जो अपना कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से अपन को टैक्स ओनली इतना ही पे करना पड़ रहा है। इसकी वजह से अपन को ओनली 31 लाख अपन को टैक्स पे करना पड़ रहा है, पूरा अपन को टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। तो अपन का कितना टैक्स बच रहा है, अपना टैक्स बच रहा है 32 लाख माइनस 31 लाख। जो आपका डिफरेंस आ रहा है 32,68,875 माइनस 31,93,750 का जो डिफरेंस है 75,125, ये आपका टैक्स का अमाउंट क्या कर रहा है, बच रहा है। सॉरी सॉरी। चलिए, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है मेरे को। हाँ, तो अपना क्या हुआ ना, अपन को इस कॉन्सेप्ट की वजह से अपन को इतना ही टैक्स पे करना पड़ रहा है, 31,93,750 अपन को टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो अपन को 32,68,875 अपन को टैक्स पे करना पड़ता। इसका डिफरेंस कितना है, 75,125। ये अपन को टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। आई होप आपको ये समझ में आया। तो अब क्या करूंगा ना, मैं आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। आपको आराम से उस पर दिमाग लगाना है, आराम से उसको सॉल्व करना है, आराम से अपने आंसर्स को मैच करना है। सर कौन कौन से क्वेश्चन आप होमवर्क पे देने वाला हूँ, उनको फटाफट से बता दीजिए। आपको करना रहेगा, आपको क्वेश्चन जो करना है, एक तो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर आप 5 सोल्व करेंगे घर पे। आपको होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ।
अपन क्लास कितना लिखे, एच डब्ल्यू अपन को कितना मिल रहा है, एच डब्ल्यू होमवर्क अपन को कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है क्वेश्चन नंबर अपन को 5 मिल रहा है। और एक आपको क्वेश्चन का सॉल्व करना है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर आपको 6 सॉल्व करना है। आपको एक क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। एक आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। एक आपको, आप अपने रिबेट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 शायद मैंने होमवर्क में दे दिया होगा, नहीं दिया है तो अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। और एक आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9। और और बस आप इतना कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। इतना आप कर लेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये लीजिए, ये आपको क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में सॉल्व करने हैं। चलिए अब अपन क्या करेंगे ना, अपन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले रिबेट का एक छोटा सा पोर्शन बाकी था, वो मैंने आपको करवाया नहीं था। सर कौन सा पोर्शन आपने बाकी रख दिया, कौन सा आपने पोर्शन बाकी रख दिया, वो इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि उसका लिंकेज था मार्जिनल रिलीफ से, उसका लिंकेज था मार्जिनल रिलीफ से। अब वो अपना मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है, तो इसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को भी फटाफट से कंप्लीट कर सकते हैं। सर वो कौन सा कंसेप्ट था, ये वाला कंसेप्ट था। ये देखना कि छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ से आप पे छुड़वा दिया था, ये कौन सा पॉइंट है, देखो मेरी बात समझना। आपने रिबेट पढ़ लिया था कि आपको 5 लाख तक की अगर आपको इनकम होता है एज पर नॉर्मल प्रोविजन, तो आपको उस पर 12,500 तक आपको रिबेट मिलता है। अगर आपको 1.5 BSc का आप टैक्स रेट फॉलो करते हो तो आपको 7 लाख तक का जो इनकम होगा उसमें आपको 25,000 तक का क्या मिल जाएगा, आपको रिबेट मिल जाएगा। अब मेरी बात समझना, अगर आपको कोई स्पेशल रेट्स का टैक्स नहीं लगता है, मतलब आपको कोई ऐसा नहीं बोला कि इस इनकम पे आपका 20% टैक्स लगने वाला है, इस पे आपका 30% ही आपका टैक्स लगने वाला है। अगर आप नॉर्मल से सोल्व करते हो ना स्लैब से, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 लाख तक 5% है, 7 से लेके 10 लाख तक, अगर आप उससे सोल्व करते हो तो आपका 7 लाख की जो इनकम है ना, उस पर आपका टैक्स ही 25,000 ही आता है। अभी नहीं आता, वो पहले आता था। अभी वाले जो स्लैब है ना उसके हिसाब से आपका टैक्स उतना नहीं आएगा आपको, बट 25,000 तक आपको क्या मिल रहा है, टैक्स का रिबेट मिल रहा है। बट अगर आप नॉर्मल प्रोविजन की बात करते हो ना, तो आपकी 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स ही आपका 12,500 आता है। 5 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स ही क्या आता है ना, 12,500 रुपये आता है। अब मेरी बात सुनो, ये तो मैंने ऐसे ही बताया था आपको, इतना ध्यान रखना, अगर आपका 5 लाख तक का इनकम होता है तो आपको 12,500 का रिबेट मिलता है। अगर आपका इनकम 1.5 BSc में अगर 7 लाख तक होता है तो आपको 25,000 का आपको रिबेट मिलता है। चलिए अब मेरी बात समझना, इसमें भी आपका एक मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट आता है। मान लीजिए सर हमारा इनकम, हम 115 BSc फॉलो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 115 BSc फॉलो कर रहे हैं, और हमारा इनकम थोड़ा सा 7 लाख से ऊपर है, हमारा इनकम थोड़ा सा 7 लाख से ऊपर है, जिसकी वजह से ना हमारा टैक्स ज़्यादा आ रहा है, हमारा टैक्स ज़्यादा आ रहा है। अगर हम 7 लाख की इनकम कमा रहे होते तो हमको टैक्स पे ही नहीं करना था, बट हमारा इनकम थोड़ा सा 7,06,000 रुपये हो गया है, तो उस 6,000 की वजह से हमको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। सर उसके केस में हमें क्या, हमें 7 लाख ही कमाना चाहिए या फिर वो ज़्यादा वाला इनकम भी हमको कमाना चाहिए? तो गवर्नमेंट बोलती है भाई रुको यार, हम आपका दर्द समझ रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले रमेश नाम का बंदा था, उसका इनकम हुआ करता था 7 लाख रुपए, ठीक है। अभी उसका इनकम होने लग गया है 7,12,000 रुपये, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले 7 लाख पे अपन टैक्स निकाल के देखते हैं, भाई भाई जो पहले कितना टैक्स पे करता था तू, पहले कितना टैक्स पे करता था तू। तो ये 7 लाख पे इसका टैक्स आता है, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। अपन वन, अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब अब क्या कहा है क्वेश्चन में, आपको 115 BSc से सोल्व करना है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको 115 BSc से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है। तो आपका 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 लाख आपका 5% की रेट से आपका टैक्स आता है, तो आपका 4 लाख पे 5% कितना होता है, 20,000 आपको टैक्स पे करना रहता है। और पता है 7 लाख तक आपका इनकम है तो आपको रिबेट मिल जाता है 87A का, 87A का आपको रिबेट मिल जाता है अप टू 25,000 ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे आपको 20,000 का रिबेट मिल जाएगा, टैक्स जितना आया और 25,000 विच एवर इज लोअर आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। तो आपको टैक्स पे करना ही नहीं है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना ही नहीं है। बट आपका इनकम कितना हो गया, 7,12,000 रुपये हो गया। अब आपका इनकम कितना है, 7,12,000 रुपये आपका इनकम है, तो आपको इस पर टैक्स निकालना है। तो पहले 3 से लेकर 7 लाख पर 5%, फिर 7 से ऊपर वाली जो इनकम है उस पर
10% रेट से आपको टैक्स निकालना है, तो आपका टैक्स आएगा 20,000 प्लस 12,000 पे आपका 10% कितना होता है 1,200 रुपये। तो आपका टोटल टैक्स जो आएगा वो आएगा 21,200। ठीक है, और आपको रिबेट यहाँ मिलेगा नहीं क्योंकि आपका इनकम 7 लाख से एक्सीड कर रहा है। तो आपको टैक्स जो पे करना है वो करना है आपको 21,200 आपको क्या करना है टैक्स पे करना रहेगा। अब रमेश रोते रोते डिपार्टमेंट के पास गया कि सर सर सर, जब मैं 7 लाख कमा रहा था तो मेरे को 1 रुपया भी टैक्स नहीं पे करना था, जैसे ही मैंने 12,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए तो मेरा टैक्स 21,200 रुपये से बढ़ गया। देखो डिफरेंस देखो ना यहाँ, 21,200 रुपये से मेरा टैक्स बढ़ गया। तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई हम आपकी बात को समझते हैं पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो लॉ से बंधे हुए हैं। तब गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया और गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन डाला एज ए मार्जिनल रिलीफ कि अगर आपका इनकम 7 लाख से थोड़ा सा ऊपर है तो आप जितना ऊपर कमा रहे हैं ना वो पूरा हमको टैक्स दे दो, अगर आपका टैक्स का अमाउंट उससे भी ज्यादा आता है। तो इन्होंने ऊपर कितना कमाया, इन्होंने एक्स्ट्रा अर्न कितना किया, इन्होंने एक्स्ट्रा अर्न किया है 12,000 रुपये। टैक्स कितना आ रहा है, टैक्स आ रहा है 21,200। तो क्या होगा ना कि इनका टैक्स ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू इन्होंने जो एक्स्ट्रा कमाया है। तो आपने जो भी कमाया है हमको टैक्स के फॉर्म में दे दो, मतलब हमको 12,000 रुपये हमको पे कर दो। तो इनको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, टैक्स पेबल इनका हो जाएगा 12,000। और जो इनका बीच का डिफरेंस है 21,200 और 12,000 का जो है 9,200 रुपीज जो इन्होंने पे नहीं किया है ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं रिबेट, इसको बोलते हैं रिबेट। देखो क्या लिखा है, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, रिबेट बोलेंगे। है तो मार्जिन रिलीफ जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस इसको अपन रिबेट बोलते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप फटाफट से कर पढ़ लेंगे बुक से। In case of 115 BSc, if total income exceed rupees 7 lakh rupees, then rebate under section 87A also available as follows। कैसे अवेलेबल होगा, आपको टोटल इनकम आपने जो कमाया है -7 लाख कर देंगे। जैसे कि अपन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एज्यूम आपका टोटल इनकम है 7,15,000, आपका इनकम कितना है 7,15,000 है। तो आपका 7,15,000 माइनस 7 लाख आपका इनकम आ जाएगा 15 लाख का, आपने 15,000 का आपने एक्स्ट्रा इनकम कमाया है। अब करेंगे टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे, टोटल इनकम पे 7,15,000 पे आप टैक्स निकालेंगे तो आपका टैक्स आया 21,500 रुपये। आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, आपने एक्स्ट्रा कमाया 15,000 रुपये, आपको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है 21,500 रुपये। तो आपको 6,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है जितना आपने कमाया भी नहीं है। तो ये 6,500 गवर्नमेंट बोलती है हम आपको रिबेट देते हैं, ये आपको पे करने का जरूरत नहीं है, आप एक काम करिए हमको 15,000 पे कर दीजिए और 6,500 का आप रिबेट ले लीजिए। इस रिबेट को बोलते हैं 87A का रिबेट अंडर सेक्शन 115 BSc के केस में। आई होप आपको ये वाला भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, आपको एक क्वेश्चन और दे सकता हूँ, आपको एक क्वेश्चन और दे सकता हूँ। ऐसा आपका एक क्वेश्चन और रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक में, वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको अब सोल्व करने के लिए दे सकता हूँ। चलिए वो भी मैं आपको क्या करता हूँ, तो आप क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप होमवर्क में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 10 भी क्या करेंगे ना, होमवर्क में आप लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके आज होमवर्क में रहेंगे। 7 आज दे दिए हैं, और अपने कल कितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, कल कितने क्वेश्चन अपने होमवर्क में दिए थे, कल अपने दिए थे 3 3 6 क्वेश्चन। तो 7 और 6 13 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब ओनली 5 क्वेश्चन बाकी है, अब ओनली 5 क्वेश्चन आपके बाकी रहेंगे चैप्टर नंबर 1 में, जो मोस्ट प्रोबेबली अपन कल की क्लास में चैप्टर 1 अपन कंप्लीट कर देंगे। चलिए तो अपना रिबेट का कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो अपन एक बार बुक से देख लें अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया। अगर आप बुक से देख लेते हैं अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया, तो अपन बुक से देख लेते हैं। तो अपना बुक से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ टैक्स अपना कंप्लीट हो चुका है, रेट ऑफ टैक्स अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अपना सरचार्ज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अपना मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बात करें तो रिबेट अपना 87A का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अपना बात करें तो एक टर्म आता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। देखो आपको कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में आपको लिखा मिलेगा कि आपका जो इनकम है मैक्सिमम मार्जिनल रेट से आपको टैक्सेबल करना है। बस इतना अगर लिखा है तो आपको उसके रेट से टैक्सेबल करना है। तो सर ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब है कि उस आपके रिजीम का मैक्सिमम टैक्स कितना लग सकता है। अगर अपन ओल्ड रिजीम की बात करें, नॉर्मल प्रोविजन की बात करें, तो आपका हाईएस्ट टैक्स का रेट कितना होता है 30%, मतलब 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे 30% टैक्स लगता है। तो आपका हाईएस्ट टैक्स का रेट कितना है 30%। और आपका हाईएस्ट सरचार्ज कितना लगता है 37%।
और आपका हेल्थ एजुकेशन सेस तो आपका 4% लगता ही है। तो क्या करेंगे 30% टैक्स, उसके ऊपर 37% का सरचार्ज, प्लस इन दोनों का मिलने के बाद जो आएगा उस पर 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस, तो आपका आएगा 42.744%। ये आपका होगा MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब मेरी बात ध्यान रखना, अगर आप न्यू रिजिम फॉलो करते हो तो आपके पास मैक्सिमम टैक्स का रेट आएगा 30%। मैक्सिमम टैक्स का जो रेट आएगा आपका आएगा 30%। 115 BSc की बात कर रहा हूँ मैं। बट आपका जो मैक्सिमम सरचार्ज है वो आपका आएगा 25%, क्योंकि 37% वाला आपका 115 BSc के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसमें अपन लगाएंगे 25%। इन दोनों का जो आएगा टोटल कितना आएगा, 30 का 25% लगाना है ना, 30 का 25% कितना होता है, 3 3 6 और 7.5 आएगा 37.5%। इसमें अपन जोड़ देंगे 4% एजुकेशन से, तो अपना आ जाएगा 39%। तो अगर आप नॉर्मल रिज्यूम से जाते हैं तो आपका MMR कितना आएगा 42.744%, और अगर आप 115 BSc फॉलो करते हैं तो आपका MMR आएगा 39%। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा कोई प्रोविजन आता है आगे आपको, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका MMR ये रहने वाला है, तब तक के लिए आप इस पॉइंट को छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने 115 BSc डिस्कस कर लिया है कि उसका भाई टैक्स का रेट क्या रहता है, उसका स्लैब रेट क्या रहता है, और उसके केस में आपका 37% वाला सरचार्ज का लिमिट आपको एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए, और मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि रिबेट अंडर सेक्शन 87 अवेलेबल होता है इन केस ऑफ इनकम उसका 7 लाख से कम है, और अगर 7 लाख से उसका इनकम ज़्यादा होता है और थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ के जैसे ही आपको 87A में इसका एक रिबेट मिल जाता है। ये भी अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं, और ये अपन तभी पढ़ेंगे जब रिस्पेक्टिव अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको 115 BSc एकदम पूरे अच्छे से बताऊंगा एक बार, क्योंकि अगर अभी आपको मैंने बता दिया तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। चलिए, अब एक बहुत अच्छा टर्म आता है टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। जब अपने बात की थी ना फर्स्ट क्लास में, मैंने बोला था एग्रीकल्चर इनकम पे आज तक टैक्स नहीं लगा है, एग्रीकल्चर इनकम पे आज तक टैक्स नहीं लगा है, तो सर वो तो एग्जेम्प्ट है ना, तो उसका टैक्सेशन क्या होगा। अब उसका टैक्सेशन क्या होगा वो आप समझना है यहाँ पे। वैसे गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट तो कर दिया है पर छोड़ा नहीं है उसको। देखो मैंने क्या बोला, एग्जेम्प्ट तो कर दिया है पर उसको छोड़ा नहीं है सर। एग्जेम्प्ट कर दिया है छोड़ा नहीं है का क्या मतलब है। अब मेरी बात को आप समझना, अभी आपको पता लग जाएगा कैसे उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है, कैसे उन्होंने छोड़ा नहीं है। चलिए, अपन क्या करेंगे ना, एग्रीकल्चर इनकम को क्या करेंगे ना, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। उससे पहले आप क्या करेंगे ना, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। 5 मिनट आपको क्या करना है ना, ब्रेक नहीं लेना है आपको। क्या करना है, मैंने जो आपको प्रोविजन पढ़ाया है उनको एक बार फटाफट फटाफट से देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देख सको तो आप रेट ऑफ टैक्स देख लेना, रेट ऑफ टैक्स देख लेना, उसका थोड़ा सा इसमें रेफरेंस रहने वाला है एग्रीकल्चर इनकम में, जिसकी वजह से आपको ये समझने में और आसानी होगी। क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसको आसानी रहने वाली है। चलिए फटाफट से आप क्या करेंगे, टैक्स का रेट देख लेंगे, फिर अपने एग्रीकल्चर इनकम कंप्लीट करके अपना इस चैप्टर को आज ही कंप्लीट कर देते हैं। अपने इस चैप्टर को अपन आज ही कंप्लीट कर देते हैं, और कल अपन नया चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे।
तो चलिए लेट्स गो, एग्रीकल्चर इनकम की बात कर लेते हैं अपन। आई होप आप लोगों ने क्या किया होगा, प्रोविज़न को पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा आपने प्रोविज़न को समझ भी लिया होगा। आई होप आप लोगों ने क्या किया होगा, प्रोविज़न को पढ़ लिया होगा। चलो 1 मिनट और देता हूँ, फटाफट से पढ़ लीजिए। उसके बाद अपन क्या करते हैं ना, आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं ना, आगे डिस्कस करते हैं। चलिए बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। अब अपन बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब अपन बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे अपना कैसे टैक्स लगने वाला है उसकी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। तो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम आपकी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर आप ओनली और ओनली खेती की इनकम कमाते हैं, एग्रीकल्चर अगर आप इनकम कमाते हो, तो आपको उस पर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला है। डोंट नोट बोलो, इस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। चलिए चलिए, इस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। चलिए सर, एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं? सर एग्रीकल्चर इनकम अपन किसको बोलते हैं? तो अपन क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मीन्स एग्रीकल्चर इनकम मीन्स, सर मैंने आपको बोला कि एग्रीकल्चर इनकम पे आपका टैक्स लगता ही नहीं है, तो फिर एग्रीकल्चर इनकम अपन बोलेंगे किसको? अपन एग्रीकल्चर इनकम अपन बोलेंगे किसको? तो एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे अपन को कोई रेंट मिलता है, अगर अपन को कोई क्या मिलता है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। कोई खेती की जमीन है अपनी, अपन ने उसको भाड़े पे दे रखा है, वहां से अपन को रेंट आता है। अगर वहां से अपन को रेंट आता है ना, वो भी अपना एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, उस पर अपना टैक्स नहीं लेगा। पर ध्यान रखना, लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब मेरी बात समझना, सर एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलेंगे? एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है अगर अपनी कोई खेती की जमीन है, अपनी कोई एग्रीकल्चर लैंड है अपनी, अपने उसको भाड़े पे दे रखा है, वहां से अपन को रेंट आता है, तो वो अपना एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पर उसका एक कंडीशन है कि वो आपकी जो जमीन है वो आपके एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आपके लिए यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपने कोई होटल खोल रखा है या फिर आपने
वहां पे आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस खाली जमीन पड़ी है, वहां पे आपने रेंट पे दे दिया है, और कोई बंदा क्या कर रहा है, उसको पार्किंग की तरह यूज कर रहा है, और आप कह रहे हो वहां से जो रेंट आ रहा है वो मेरा एग्जेम्प्ट रहने वाला है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड का रेंट है। वो आपका इनकम आपका तभी एग्जेम्प्ट होगा जब वो आपका जमीन जो है आपकी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आपके लिए यूज हो रही है। सेकंड सेकंड वाला है, आपको इनकम होता है, इनकम फ्रॉम नर्सरी। आपको नर्सरी से इनकम होता है, मतलब होता है ना कि कोई क्या करता है ना, एक बहुत बड़ा सा एक गोडाउन होता है, वहां पे क्या करते हैं ना, प्लांट लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनको आर्टिफिशियल धूप देते हैं, पानी देते हैं, और उनको ग्रो करते हैं। वो नर्सरी वगैरह में ऐसा काम करता है। अगर आपको वहां से इनकम होता है, वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अगर उन पौधों को बेचने से अगर जो आपको इनकम होगा, वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। चलिए थर्ड बात करते हैं, आपको रेंट मिलता है। आपको क्या मिलता है? रेंट मिलता है, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग सिचुएटेड। मतलब बिल्डिंग आपकी कहाँ है? रेंट फ्रॉम बिल्डिंग सिचुएटेड ऑन एग्रीकल्चर लैंड। कोई खेती की जमीन पे, आपकी खेती की जमीन पे आपकी कोई बिल्डिंग बनाया है, कोई वेयर हाउस बनाया है, वहां से जो आपको रेंट आता है, पता ना आपको कि कोई खेत किराए पे देता है, मतलब आपने कोई खेती की जमीन अगर में किराए पे दी है, तो उसको पता है आपके साथ साथ में आप एक वेयर हाउस भी किराए पे देते हो कि भाई यहाँ तू चारा रख सकता है, या फिर अपना फसल यहाँ पे रख सकता है, तो वहां से उसका भी जो रेंट आता है ना, वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम आपका माना जाएगा। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब सर आपने क्या सब कुछ तो बता दिया है कि भाई एग्रीकल्चर खेती की जमीन से जो किराया आएगा वो हमारा एग्जेम्प्ट है, या फिर वहाँ पे कोई वेयर हाउस बना है उसका जो किराया आएगा वो भी हमारा एग्जेम्प्ट है, हम नर्सरी में पौधे उगा के बेचते हैं वो भी हमारा एग्जेम्प्ट है। जो मेन चीज जो है, जो खेती की फसल उगा के जो बेचना है, उसका जो इनकम आएगा वो भी तो सिर्फ एग्जेम्प्ट करो ना, वो भी एग्जेम्प्ट है, वो भी आपका क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहने वाला है। पर जो आप ये सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हो ना, इसमें एक दो कंडीशंस है, वो आपको देखनी पड़ेगी, वो आपको देखनी पड़ेगी। अब मेरी बात समझना, ये एग्रीकल्चर इनकम आपका तभी एग्जेम्प्ट होगा, जो रेंट वगैरह जो आपका इनकम आ रहा है ना, ये आपका तभी एग्जेम्प्ट होगा, जो आपने सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है, नर्सिंग वाला है, ये तभी एग्जेम्प्ट होगा जब आपकी जो लैंड है ना, वो सिचुएटेड है। सॉरी एक सेकंड, ये पेन का दिक्कत है। चलिए, लैंड जो है ना आपका है इंडिया में, जो आपका लैंड सिचुएटेड है वो इंडिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान में खेती कर रहे हो और वहां पे जो इनकम कमा रहे हो, इंडिया में आके बोल रहे हो हमारा एग्जेम्प्ट कर दो इनकम, क्योंकि हमारा ये एग्रीकल्चर इनकम हो, वैसा आपका नहीं होने वाला है। वो आपका जमीन इंडिया में होना चाहिए, उसका इनकम इंडिया में आपके पास आ रहा है, तो आपका वो इनकम आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मैंने बात करता हूँ आपके से, जो आपने जो सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो आपने माल बेचा है, जो आपने जो खेती करके आपने जो कमाया है वो आप बेच रहे हो, जो सॉरी आपने जो खेती करके जो उगाया है उसको जो आप बेच रहे हो, वहां से जो आपका इनकम आ रहा है वो आपका एग्जेम्प्ट कैसे रहने वाला है? अब मेरी बात समझना। अब आपने जो, जैसे कि मान लीजिए ये आपका खेत है, ये आपका खेत है, ये आपकी फसल खड़ी है, ये क्या है? इसको आपको मानना है कि आपकी ये क्या है? क्रॉप है, फसल है ये आपकी, ये आपकी फसल है। आप क्या करते हैं ना, आप एक किसान है, आप एक किसान है, ये आपके हाथ में वो धारदार चाकू है। आपने क्या किया? फटाफट से फसल को काटा, आपने फटाफट से फसल को काटा, और काट के क्या किया ना, एक जगह आपने जमा कर दिया फसल को। अब आप क्या करते हैं? इसको बेचते हैं। अब आप इसको आप क्या करते हैं? बेचते हैं, आप इसको सेल करते हैं। तो आप इसको सेल करने के आपके दो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो जैसी कट के आई है फसल वैसी की वैसी बेच देंगे, या फिर आप इस पर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे उसके बाद उसको बेचेंगे। या तो आप उसको जैसा कट के आया है वैसा का वैसा बेच देंगे, या फिर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे जो नेसेसरी है इसको बेचने के लिए, वो करेंगे तो आप उसको बेच देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने गेहूं का फसल उगाया, आपने गेहूं निकाला और फिर उसको आटा बना के आप बेच रहे हैं, वैसा भी हो सकता है। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जो आप बेच रहे हो फसल को, वो आप रो फॉर्म में बेच रहे हो, इन रो फॉर्म में बेच रहे हो, या फिर आफ्टर प्रोसेस विच आर कंपल्सरी, विच आर कंपल्सरी फॉर सेल,
जो आपको सेल के लिए कंपलसरी ऐसा करना ही पड़ेगा, इसकी वजह से आपका माल बिकेगा ही नहीं। आप सिर्फ इतना करके बेच रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो ना, आफ्टर प्रोसेस विच आर नॉट कंपल्सरी फॉर सेल। मतलब आप क्या है ना, आप गेहूं को आप डायरेक्टली बेच सकते थे, बट आपने उसका आटा बना के बेचा। गेहूं डायरेक्टली भी मार्केट में बिकता है, बट आपने उसका आटा बना के बेचा ना, तो उसको बेचने के लिए गेहूं को आटा बनाना आपके लिए कंपलसरी नहीं था। आप बिना उसको आटा बनाए भी बेच सकते थे, बट आपने उसको आटा बना के बेचा, तो ये आपके लिए इसमें आ जाएगा। आप डायरेक्टली गेहूं बेचते हैं तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब पता ना, चावल होता है, चावल क्या होता है ना, चावल की पेडी निकलती है, फिर उसको आप ऐसे अलग करके उसमें से चावल निकालते हैं, तो वो उसमें से करके निकालना कंपलसरी है। वो प्रोसेस आपके लिए क्या कंपलसरी है, वो आपका इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने चावल को क्या किया ना, अलग ही आपने बना बना के बेचने शुरू कर दिया चावल को, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अगर आप उसको रो फॉर्म में बेचते हैं या फिर जो प्रोसेस आपके लिए कंपलसरी है उसमें अगर आप बेचते हैं, तो वो सारा इनकम आपका एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा। वो सारा इनकम आपका एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, सारा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट का मतलब है उसमें आपका टैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट का मतलब आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये पूरा आपका टैक्सेबल इनकम नहीं रहेगा, आपका पूरा एकदम फ्री इनकम रहेगा। बट आपने उसको प्रोसेस किया है जो कंपलसरी नहीं था, जो कंपलसरी नहीं था वो आपने प्रोसेस किया है, तो उसके केस में आपका थोड़ा बिजनेस का इनकम भी आएगा। वो कैसे निकालेंगे अपन, तो इसमें अपन दो बाइफिकेशन करेंगे। एक तो अपन निकालेंगे एग्रीकल्चर इनकम, एक अपन निकालेंगे बिजनेस का इनकम। एक अपन निकालेंगे एग्रीकल्चर इनकम, एक अपन निकालने वाले हैं बिजनेस का इनकम। तो सर एग्रीकल्चर का इनकम अपन कैसे कंप्यूट करने वाले हैं, अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना। आपने क्या किया ना, गेहूं को आटा बना के बेचा है। यहाँ पे आपने गेहूं को क्या किया, आटा बना के बेचा है, आटा बना के बेचा है। तो अब अपन क्या करेंगे ना, जो अपना गेहूं आया था, अपना खेत से जो गेहूं आया था, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था, अगर अपन उस टाइम उसको बेचने के लिए जाते तो अपन को कितना मिलता, उस समय अपन को कितना मिलता, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब अपना गेहूं का फेयर मार्केट वैल्यू क्या था, वो अपन ले लेंगे, उसमें से लेस कर देंगे उस गेहूं को उगाने में क्या खर्चा आया होगा। मतलब खेत में ट्रैक्टर भी चला होगा, उसका भी खर्चा आया होगा, और बीज भी डाले होंगे, उसका भी खर्चा आया होगा। तो अपना कॉस्ट कितना आया था, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना आया था, वो अपन लेस कर देंगे। वो लेस करने के बाद अपना क्या बचेगा, अपने पास बचेगा एग्रीकल्चर इनकम। सर आपको इतना कैसे पता है कि खेत के अंदर ट्रैक्टर भी चलता है, खेत के अंदर ये भी चलता है। बेटा मैंने बचपन गांव में बिताया है, और जिसने गांव में नहीं भी बिताया है ना, वो भी मूवी देख देख के इतना तो सीख ही जाता है कि खेत में ट्रैक्टर चलता है। चलिए, अब सर एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे। एग्रीकल्चर इनकम मतलब क्या है, ये इनकम आपका क्या है, एग्जेम्प्ट है, इस पर आपका टैक्स नहीं लगने वाला है, ये आपका एग्जेम्प्ट इनकम है। तो आप क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसमें से अपन लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो अपन को खर्चा लगा है उस फसल को उगाने के लिए, फिर अपना बचेगा एग्रीकल्चर इनकम जो आपका रहने वाला है एग्जेम्प्ट। अब अपन ने क्या किया, गेहूं तो बेचा नहीं, अपन ने बेचा है आटा, आटा बेचा है, तो अपन क्या करेंगे ना, आटे का बिजनेस इनकम निकालेंगे, अपना बिजनेस का इनकम कितना आता है। तो अपने कितने में बेचा है आटे को, सेल कंसिडरेशन अपन ले लेंगे, अपन सेल कंसिडरेशन ले लेंगे। अब उसमें से क्या लेस कर देंगे, अपन इसमें से अपन लेस कर देंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो यहाँ पे अपन यहाँ वैल्यू ले चुके हैं ना, उसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से अपन हटा देंगे। एफएमवी ले लेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, एफएमवी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये हटाने के बाद, ये हटाने के बाद अपने पास क्या बचेगा ना, अपने पास नेट बचेगा जो अपना बिजनेस का इनकम है, उसमें से अपन लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी, अपन को बिजनेस का इनकम बनाने के लिए उसको कुछ कॉस्ट लगाओ ना। जैसे कि मान लो कि आपने गेहूं को आटा बनाया तो अपना पिसाई वगैरह खर्चा लगा होगा, वो अपने यहाँ पे लेस कर देंगे। जो अपने आटे को पीसा होगा उसको जो खर्चा लगा हो वो अपने यहाँ लेस कर देंगे। अब जो अपने पास बचेगा वो होगा बिजनेस का इनकम, वो होगा अपना बिजनेस का इनकम, वो अपना बिजनेस साइड में टैक्सेबल हो जाएगा।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। एग्रीकल्चर इनकम कैसे टैक्सेबल होता है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह बना के यहाँ लिख देंगे सेल, और इसको आप रिलेट कर देंगे इस वाले पॉइंट से। ठीक है, अब एक काम करेंगे, फटाफट से ये उतार लेंगे अपने कॉपी में, आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक पॉइंट और बताना रहेगा मेरे को, बट अपन इस पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन बैंक में। इस पे भी एक डायरेक्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए ये कर लीजिए, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक पॉइंट और बताना है, उसके बाद अपन कल बात करेंगे बाकी पॉइंट पे। चलिए फटाफट से इसको उतार लीजिए अपने क्वेश्चन में, अपनी कॉपी में इसको फटाफट से आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए चलिए इस पे अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1, आपकी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है देखो। Mr. B grow a sugar cane and use for same for purpose of manufacturing sugar in his factory. 30% of sugar cane produce in sold for rupees 10 lakh and the cost of cultivation of the sugar cane is rupees 5 lakh। मतलब क्या करता है ना, जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 30% तो डायरेक्ट ही गन्ना ही बेच देता है, उसको अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करता है शुगर में, उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ से जो उसका इनकम आएगा वो टोटली आपका एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि उसने क्या किया, रॉ फॉर्म में ही बेचा है या फिर उसने वो प्रोसेस किया जो उसके लिए कंपलसरी तरह उसने एक्स्ट्रा फर्दर प्रोसेस नहीं किया है। तो यहाँ का जो भी इसका इनकम आएगा वो डायरेक्टली क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस 70% ऑफ शुगर इज 14 लाख रुपीज है एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम विल 22 लाख रुपीज। तो अपन क्या करेंगे ना, जो उसने फर्दर प्रोसेस किया है उसका अपन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या था, अगर वो उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करता तो उसको कितने में बेच सकता था, माइनस उसका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन क्या आया उसको लेस कर देंगे तो अपने पास बचेगा, वो आएगा अपने पास
एग्रीकल्चर इनकम आफ्टर इनकरिंग रुपीज 1.5 लाख रुपए, उसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए, उसने क्या किया, उस शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर दिया और उसको मार्केट में बेच दिया 25 लाख रुपए में। तो आपको इसका क्या करना है, बिजनेस इनकम कंप्यूट करना है और आपको एग्रीकल्चर इनकम इसका कंप्यूट करना आपको रहेगा। चलिए अपन क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, अपन क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो मिस्टर बी ने क्या किया ना, तो अपन इसको बाइफिकेट करेंगे। सबसे पहले इसको बाइफिकेट करेंगे कि इसने कौन सा वाला इनकम, नो फर्दर प्रोसेस, मतलब इसने डायरेक्ट रो फॉर्म में बेच दिया या फिर वही प्रोसेस किया जो किसके लिए मैंडेटरी था, या फिर उसने क्या किया, फर्दर प्रोसेस किया। इन दोनों इनकम को अपन को देखना पड़ेगा। इसने फर्दर प्रोसेस किसको नहीं किया है, उसने नहीं किया था अपने 10 लाख में जो बेचा था ना शुगर केन 30%, उसका जो 10 लाख का जो बिका था उसको अपन ने क्या किया, फर्दर प्रोसेस नहीं किया था। इसमें से उसका लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना आया था, वो आया था अपना 5 लाख रुपीज। तो इसका ये 5 लाख बन जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। ये 5 लाख क्या बन जाएगा इसका, ये इसका बन जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। इस पे उसको टैक्स नहीं पे करना है, इस पे उसको टैक्स नहीं पे करना है, ये पूरा उसका एग्जेम्प्ट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो उसने फर्दर प्रोसेस किया था, जो उसने फर्दर प्रोसेस किया था उसमें दो बातें होंगी। अपन को इसमें निकालना है उसका एग्रीकल्चर इनकम और दूसरा निकालना है उसका बिजनेस का इनकम। एक अपन को निकालना है एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा उसका निकालना है बिजनेस का इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे, अगर वो फर्दर प्रोसेस नहीं करता तो उसको कितने में बेच सकता था, वो अपन को दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है, 22 लाख में उसको बेच सकता था। उस 22 लाख की इनकम को जनरेट करने के लिए उसका कल्टीवेशन का एक्सपेंस कितना आया था, वो आया था उसका 14 लाख रुपीज। तो उसका एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा 8 लाख रुपीज। उसका एग्रीकल्चर का इनकम बन जाएगा 8 लाख रुपीज। इस पे भी उसका टैक्स नहीं लगने वाला है। फिर बात करते हैं उसका बिजनेस इनकम निकालना है। तो उसको कितने में उसने बेचा, अपन पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल माइनस कॉस्ट अपना प्रॉफिट आ जाता है। अपन को यही करना होता है, अपन को सेम यहाँ पे भी यही करना है। उसने कितने में बेचा, उसका सेल कंसिडरेशन था, उसने बेचा था उसको 25 लाख रुपए में। उसने उसको 25 लाख में क्या कर दिया था, उसने सेल कर दिया था। देखो अगर आप क्वेश्चन देखते हो ना, अगर आप क्वेश्चन साथ साथ में देखते हो ना, उसने 25 लाख में क्या किया था, उस शुगर को बेच दिया था, उसने मैन्युफैक्चरिंग किया था उसने। उसमें से अपन क्या लेस कर देंगे, उसमें से अपन लेस कर देंगे जो 22 लाख रुपए जो इसका एग्रीकल्चर इनकम बन चुका है वो अपन लेस कर देंगे, लेस एग्रीकल्चर इनकम। तो 22 लाख अपन ने यहाँ लेस कर दिया। अब जो अपने पास बचेगा वो ओनली बिजनेस का इनकम है, ओनली अपना क्या है, बिजनेस का इनकम है। कितना आया अपना बिजनेस का टर्नओवर, 3 लाख रुपए। इसमें से अपन लेस कर देंगे जो उसको शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा लगा था, वो कितना लगा था इसका, वो लगा था इसका 1.5 लाख, नहीं इसका 1.5 लाख रुपए क्या लगा था, बिजनेस का एक्सपेंस लगा था। तो अपना टोटल जो बिजनेस का अपना इनकम आएगा वो आएगा 1,50,000। अपना जो बिजनेस का इनकम आएगा वो आएगा 1,50,000। अगर अपन क्वेश्चन को वो ढंग से देखें तो अपना एग्रीकल्चर इनकम बनता है 13 लाख रुपीज, अपना एग्रीकल्चर इनकम बनता है 13 लाख रुपीज, और अपना बिजनेस का इनकम बनता है 1,50,000। अपना यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। आपने क्वेश्चन में अपने से इतना ही पूछा था कि अपना बिजनेस का इनकम निकाल के बताइए और अपना एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट करके बताइए। यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ पे अपना क्या होता है ना, अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर था। अब अपन क्या करेंगे ना, अब अपन क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला। वो क्या है सर, एक बार इसको अपन नोट से देख ले, तो इसको अपन क्या करते हैं, नोट से देख लेते हैं ना। पहले मैंने क्या बताया, एग्रीकल्चर इनकम का फुल्ली एग्जाम्प्ट रहने वाला है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। सर एग्रीकल्चर इनकम किसको मानते हैं, एग्रीकल्चर इनकम मींस रेंट रिसीव्ड होता है आपको एग्रीकल्चर लैंड से, जो आपकी लैंड क्या है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए। सेकंड आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने से आपको जो प्रॉफिट होता है, आपको इनकम होता है नर्सिंग से इनकम होता है, आपको रेंट मिलता है, कोई बिल्डिंग सिचुएटेड है ऑन एग्रीकल्चर लैंड। अब जो आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने जो बेचा है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपने उसको सिर्फ रॉ फॉर्म में बेचा है या आफ्टर ऐसा कोई प्रोसेस किया है जिसको आपको कंपलसरी तरह करना, आपको सेल के लिए उसको
करना कंपलसरी था। अगर आपने वही किया है तो आपका सारा इनकम आपका एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा। अगर आपने क्या किया, उसको फर्दर प्रोसेस किया है जो कंपलसरी नहीं था उसके सेल के लिए, तो उसमें आपको एग्रीकल्चर इनकम को और बिजनेस इनकम को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर इनकम को आप कैसे निकालेंगे, जो अगर आप उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो उसको मार्केट में आप कितने में बेच सकते थे, माइनस आपका उसको उगाने का खर्चा कितना आएगा वो लेस कर देंगे तो आपका एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। तो बिजनेस का इनकम कैसे निकालेंगे आप, आपने उसको मार्केट में कितने में बेचा और कितना आपका यहाँ पे आपने एफएमबी आपने ले लिया था उसका बिजनेस का, जो आपने उसको एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर किया था, वो लेस कर देंगे। और यहाँ पे ये वाला वर्ड थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेस। आपका फर्दर प्रोसेसिंग का जो कॉस्ट आया है वो आप लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा बिजनेस इनकम, तो आपका आ जाएगा बिजनेस का इनकम आपका आ जाएगा। चलिए अब मेरी बात समझना, मैंने आपको क्या बताया, एग्रीकल्चर इनकम से पूरा एग्जेम्प्ट है, बट एग्रीकल्चर इनकम को अपन टैक्स कंप्यूटेशन करते टाइम उसको कंसिडर करेंगे अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एग्रीकल्चर इनकम को अपन कंप्यूटेशन के टाइम में कंसिडर करेंगे, बट वो रहने वाली एग्जेम्प्ट ही है। अब मेरी बात समझना, अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं और आपका एग्रीकल्चर इनकम सालाना 5,000 से ज्यादा है, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम क्या है सालाना 5,000 रुपए से ज्यादा है, और आपका जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जो आपने खेती से नहीं कमाया है वो वाला इनकम अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हैं तो 3 लाख से ज्यादा है, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से जाते हैं तो आपका 2.5 लाख से वो अगर ज्यादा है इनकम आपका, तो उसके केस में आपको क्या करना है ना, आपको एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कंप्यूटेशन के टाइम पे इसको कंसिडर करना है। फिर लास्ट में उसका एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा वो अपन अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए 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 क्या बढ़ता है अपन, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है एग्रीकल्चर इनकम मोर देन ₹5,000 है, और आपका जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो एक्सीड करता है, किससे एक्सीड करता है, इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, आपका बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है। देख लिया, आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज्यादा है, और आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जो आपका अलग इनकम है वो आपका बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है। तो आपके केस में क्या करेंगे ना, अपन एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कंप्यूटेशन के टाइम पे लेंगे, कंसिडर करेंगे उसको, बट उसका एग्जम्पशन कैसे मिलने वाला वो आप हम सीखने वाले हैं। चलिए अपन क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी का अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंप्यूटेशन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना अपन, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को दोनों को कंबाइन कर लेंगे, उस पर अपन टैक्स निकालेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों पे अपन क्या करेंगे ना, टैक्स निकाल देंगे। इन दोनों पे अपन क्या करेंगे ना, टैक्स कंप्यूट कर लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे ना, इसमें से लेस कर देंगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन। मतलब एग्रीकल्चर जो अपना इनकम आएगा उसमें हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को जोड़ के उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे एज पर सेपरेटली, कि भाई इतना ही इनकम था इसको, अपन को टैक्स निकाल के क्या करना है, इसमें से अपन को लेस कर देना है। अपन को क्या कर देना है, इसमें से लेस कर देना है, तो अपने पास क्या आएगा ना, अपने पास आएगा नेट टैक्स पेबल।
नेट टैक्स पेबल अपने पास यहाँ आ जाएगा। नेट टैक्स पेबल आने के बाद क्या करेंगे, इसमें अपन जो हमेशा अपन करते हैं ऐड कर देंगे इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, वो अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अपने पास आ जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। एक बार फटाफट से क्या करेंगे ना, ये आप फटाफट से अपने कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे ना, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आज का बैच अपन यहीं पे राउंड ऑफ कर देंगे। फिर अपन क्या करेंगे ना, अगली क्लास में आपको एक छोटा सा एग्रीकल्चर का एक पॉइंट बचा है, वो आपको मैं यहाँ पे सिखा दूंगा। अगर टाइम रहा तो वो आज ही अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए, खींचा चला जाऊं तेरी ओर, नैनों में बांधी उसकी डोर रे, खींचा चला जाऊं। शायद टैब की सेटिंग सही नहीं है, टैब की सेटिंग सही नहीं है, क्योंकि अभी अपन जुलाई 2025 में है और ये बता रहा है अपन 9 जनवरी में है अभी। ये 9 जनवरी कौन सा वाला साल है वो भी नहीं बता रहा, पर ये अपन को 9 जनवरी में लेके जा रहा है। 9 जनवरी में लेके जा रहा है। टैब का टाइमिंग सही करना पड़ेगा। चलिए, आई होप आप सबने उतार लिया होगा। आई होप आप सबने अपने कॉपी में सबको नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन को क्या करना है ना, इस पर अपन को एग्जाम्पल लेना है। अपन को क्या करना है, एग्जाम्पल अपन को यहाँ पे लेना रहेगा। अपन क्या करेंगे ना, नोट्स में आ जाएंगे। अपन नोट्स में आ जाएंगे और नोट्स में क्या है ना, एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। चलिए, मिस्टर ए, मिस्टर ए जिसका एज है 29 ईयर्स, उसका एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख रुपए, उसका नॉन एग्रीकल्चर जो इनकम है वो है 9 लाख रुपए। सबसे पहली बात, मिस्टर ए इंडिविजुअल है या नहीं है। मिस्टर ए इंडिविजुअल है, तब अपन को ये वाला कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्या उसका एग्रीकल्चर इनकम पूरे साल का 5,000 से ज़्यादा है। हाँ सर, 5,000 से ज़्यादा है। उसका पूरे साल का 4 लाख का एग्रीकल्चर का इनकम है। क्या उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा है। वो क्या कर रहा है, एज्यूम कर रहा है कि 115 BSc फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है या नहीं है। सर 2.5 लाख से ज़्यादा है, उसका इनकम 9 लाख रुपए है। तो क्या करेंगे ना अपन, पहले क्या करेंगे ना, अपन टैक्स निकालेंगे एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों पे मिला के अपन टैक्स निकालने वाला है। इसका मतलब अपन 13 लाख पे अपन टैक्स निकालेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 13 लाख पे टैक्स निकालेंगे। 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% है। 5 से लेके 10 लाख तक 20% है। 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% का आपका टैक्स का रेट रहने वाला है। इसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, टैक्स निकाल लेंगे। तो अपना टैक्स रहेगा 2,02,500। फटाफट से आप कैलकुलेटर पे टैक्स निकालेंगे और मैच करेंगे क्या मैंने यह जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। फिर अपन क्या करेंगे ना, एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन दोनों को ऐड करके उस पर टैक्स निकालेंगे। इसका मतलब क्या होगा ना, आपका एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख रुपए और आपका बेसिक एग्जेम्पशन रहने वाला है 2.5 लाख रुपए। आपका एग्रीकल्चर इनकम रहेगा 4 लाख रुपए और आपका बेसिक एग्जेम्पशन रहेगा 2.5 लाख। इन दोनों को ऐड करके 6.5 लाख पे अपन टैक्स निकालने वाले हैं। तो 6.5 लाख पे आपका क्या टैक्स आने वाला है, तो 5 लाख तक 5% है, 12,500 रुपये, और ऊपर वाले इनकम पे आपका 20% के रेट से आपका टैक्स आने वाला है। तो आपका टैक्स आएगा 42,500। आपका टैक्स आएगा 42,500। तो आपका क्या आएगा ना, आपने जो एग्रीकल्चर इनकम पे और नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे दोनों को मिला के जो टैक्स निकाला था उसमें से आप लेस कर देंगे जो आपका एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स आया और आपका बेसिक एग्जेम्पशन पे जो टैक्स मिला के आता है उस पर आप कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। तो आपके पास जो बचेगा आपका आएगा नेट टैक्स पेबल। उसमें आप ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपका आ जाएगा टैक्स लाइबिलिटी। ये समझ में आया आपको। अब मेरी बात समझना, मैं वापस से समझाता हूँ आपको। मैं आपको ये वापस से समझाता हूँ। देखो, अपन सबसे पहले क्या करेंगे ना, अपन चेक करेंगे क्या अपना एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, क्या अपना नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा है या नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अपन क्या करेंगे ना, दोनों इनकम को जोड़ देंगे, एग्रीकल्चर को और नॉन एग्रीकल्चर को, दोनों को जोड़ के क्या निकालेंगे, अपन टैक्स निकालेंगे। तो दोनों को जोड़ने पे अपना इनकम होता है 13 लाख रुपए। दोनों को जोड़ने पे अपना इनकम होता है
13 लाख पे। तो 13 लाख पे अपन टैक्स निकालेंगे एज पर आर नॉर्मल प्रोविजन। तो नॉर्मल प्रोविजन से अपन टैक्स निकाला, अपना टैक्स आया 2,02,500 रुपये। अब इसमें से अपन लेस कर देंगे जो अपना एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स आता है, प्लस जो बेसिक एग्जेम्पशन है, प्लस बेसिक एग्जेम्पशन प्लस आपका जो एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स आता है, उन दोनों को जोड़ के अब उस पर अपन टैक्स निकाल लेंगे। सर जोड़ा क्यों? अगर अपन सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालेंगे ना, तो मैं बात समझना, आपका 4 लाख आपका एग्रीकल्चर इनकम है, उसमें से 2.5 लाख सीधा एग्जेम्पशन निकल जाएगा, बेसिक एग्जेम्पशन निकल जाएगा। अब 1.5 लाख पे आपको सिर्फ 5% का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कोई मतलब ही नहीं है भाई आपका एग्रीकल्चर इनकम कमाने का नहीं कमाने का, आपको सब टैक्स का बेनिफिट सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये मिलने वाला है। तो तब गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो, बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम दोनों को ऐड कर लो, उस पर आप टैक्स निकाल के क्या करोगे ना, वो लेस कर दीजिए, फिर जो आपका बचेगा उस पर आपको नेट टैक्स पेबल करना रहेगा। उस पर फिर आपको क्या करना है, 4% हेल्थ एजुकेशन से ऐड करना है, तो फिर आपको उस पर आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। अब पता है यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया? ज्यादा टैक्स लेने के लिए। पता है आपने प्रोविजन क्यों बनाया गवर्नमेंट ने? ज्यादा टैक्स देने के लिए। अगर आप क्या करते ना, 4 लाख सीधा आप एग्जेम्प्ट कर देते, मतलब आपने जो एग्रीकल्चर इनकम का सीधा आप एग्जेम्प्ट कर देते और आप 9 लाख पे टैक्स लेते ना, तो आपका टैक्स कितना आने वाला था? आपका टैक्स कितना आने वाला था? आई होप आपका टैक्स आने वाला था 92,500 प्लस 4%। नहीं नहीं, सॉरी, हाँ 92,500 प्लस 4%, तो आपका आता टैक्स लायबिलिटी अराउंड 1 लाख रुपीज। बट उन्होंने ये पूरा गेम खेला है ऐसा घुमा के, इस पर उनको टैक्स कितना मिल रहा है? 1,66,000। ये गेम इसलिए खेला है गवर्नमेंट ने, उनको ज्यादा टैक्स आ सके, और जनता तो पता है भोली है, ये वो ये समझेगी कि भाई गवर्नमेंट ने हमको क्या किया है, एग्रीकल्चर इनकम का हमको एग्जेम्पशन दिया है, एग्जेम्पशन दिया है नो डाउट, बट उसमें क्या किया ना, ऐसा गेम खेला है कि उनको ज्यादा टैक्स मिल रहा है। एक काम करेंगे ना, आप घर जाके एक बार क्या करेंगे, इस प्रोविजन को अच्छे से देंगे, तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से करेंगे, और वो 5-6 क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो आपको होमवर्क में करना है। उसमें 2-3 क्वेश्चन तो इतने छोटे हैं ना, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा उनको सोल्व करने में, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा उनको सोल्व करने में, आपको अराउंड 45 मिनट्स देने हैं आज के दिन के, और आपका सारा काम बन जाएगा। अब इसके बाद एक छोटा सा प्रोविजन रहता है, अभी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपन को कल इसके जो क्वेश्चन है वो फटाफट से अपन डिस्कस कर लेंगे और अपने नेक्स्ट चैप्टर पे अपन आगे बढ़ पाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला आपका एग्रीकल्चर इनकम का टैक्सेशन जो मैंने आपको बताया वैसा आपको करना है, बट अगर आप रबर, आप क्या करते हैं, टी कॉफी या रबड़ में क्या करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज हैं, आप चाय बनाते हैं, आप मतलब चाय पत्ती से आप निकाल के फिर वो चाय पत्ती बनाते हैं, या फिर आप कॉफी में इंगेज हैं, कॉफी आप बनाते हैं, या फिर आप रबड़ बनाते हैं, अगर आप रबड़ बनाते हैं, अगर आप इनके क्या है मैन्युफैक्चरिंग में आप इंगेज हैं, अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज हैं, तो इसमें हमने फिक्स आपको परसेंटेज दे रखा है, इसमें हमने आपको फिक्स्ड एक परसेंटेज दे रखा है कि इतना आपका इनकम एग्रीकल्चर माना जाएगा और इतना आपका इनकम बिजनेस माना जाएगा। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से अपन प्रोडक्शन की कॉस्ट लेस करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा ना, एग्रीकल्चर इनकम आएगा, और फिर इधर अपन क्या करेंगे, उसने कितने में बेचा है उसमें से अपन लेस कर देंगे आपका फेयर मार्केट वैल्यू जो अपन पहले ले चुके हैं एग्रीकल्चर इनकम के टाइम पे, और फिर इसका जो बिजनेस को उसको चेंज करने का उसका जो फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट है वो लेस करने के बाद अपने पास बिजनेस का इनकम आता है। इतना बड़ा जंजाल अपन को करने का जरूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट ने बोला आपको जितना भी इनकम होता है टी कॉफी रबड़ वगैरह से, तो उसका हमने आपको एक फिक्स परसेंटेज दे रखा है, इतना आपको एग्रीकल्चर इनकम मानना है जो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इतना आपको आपका बिजनेस का इनकम मानना है जिसमें आपको टैक्स पे करना है। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, ये वाली लाइन अभी आप नहीं पढ़ेंगे, जब अपन बिजनेस साइड करेंगे ना तब आपको लाइन समझ में आ जाएगी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में एंगेज है, अगर आप चाय बनाने का काम करते हैं, तो आपका 60% जो आपका इनकम आएगा, जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, उसका 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और आपका 40% आपका बिजनेस का इनकम माना जाएगा। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी में एंगेज है, ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी में एंगेज है, तो आपका 75% इनकम आपका एग्रीकल्चर माना जाएगा और आपका 25% इनकम आपका बिजनेस का इनकम माना जाएगा। बट अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी में एंगेज हैं, देखो ऊपर वाले में आपने क्या किया, आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी में एंगेज थे, पर आप क्या करते सिर्फ ग्राउंड एंड क्रूड कर रहे थे, ग्राउंड एंड क्रूड कर रहे थे, तो आपका 75% इनकम क्या हुआ, एग्रीकल्चर माना गया और 25% आपका इनकम बिजनेस का इनकम माना गया। बट अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी में एंगेज है और आप क्या करते हैं, कॉफी को ग्रोन भी मतलब उगाते भी हैं, ग्रो भी करते हैं, क्रूड भी करते हैं, रोस्टेड भी करते हैं, ग्राउंडेड भी करते हैं, मतलब कॉफी को एक तरीके से आप पीस के बेचते हैं। यहाँ पे आप कॉफी बीन्स बेच रहे हैं, यहाँ आप कॉफी पीस के बेच रहे हैं, तो आपका 60% इनकम ही आपका एग्रीकल्चर माना जाएगा, आपका 40% इनकम आपका बिजनेस का इनकम माना जाएगा। अगर आप रबर में एंगेज हैं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अगर रबर में एंगेज हैं, तो आपका 65% इनकम आपका एग्रीकल्चर माना जाएगा और 35% आपका इनकम बिजनेस का इनकम माना जाएगा। सर ये क्या करना है, ये सर आपको याद करना पड़ेगा। देखो आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, देखो कैसे याद करेंगे,
टी कॉफी रबर की बात करते हैं, टी कॉफी रबर की बात करते हैं अपन, टी कॉफी रबर की अपन बात कर लेते हैं। चलिए, ये बात करी टी की, ये बात करी अपन ने कॉफी की, ये बात करी अपन ने रबर की। देखो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपका जो आपका एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जैक्ट आपका 60% रहने वाला है, और बिजनेस आपका इनकम रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 40%। इसमें आपको दिमाग लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। रबर में भी आपको दिमाग नहीं लगाना, रबर में आपका जो एग्रीकल्चर इनकम आएगा वो आएगा 65%, और आपका जो बिजनेस का इनकम आएगा वो आएगा आपका 35%। पर कॉफ़ी वाले केस में आपको दो चीज़ें चेक करनी है, कॉफ़ी वाली चीज़ में आपको चेक करनी है, या आप उसको ग्रो एंड क्रूड कर रहे हैं, या आप इसको आप क्या कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, क्रूड भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, रोस्ट भी कर रहे हैं, और और ग्राउंड भी कर रहे हैं, उसको पीस भी रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं ना, अगर आप ये सब काम कर रहे हैं, और अगर आप ओनली कॉफ़ी उगाते हैं और उसको क्या करते हैं, काट के बेच देते हैं, कॉफ़ी बीन्स को आप बेच देते हैं, तो आपका एग्रीकल्चर इनकम आपका रहने वाला है यहाँ पे 75%, और आपका बिजनेस का इनकम आपका रहने वाला है 25%। बट अगर आप सब कुछ तामझाम करते हैं, कॉफ़ी को पीस के बेचते हैं, तो आपका एग्रीकल्चर जो इनकम रहेगा वो आपका रहेगा 65%, सॉरी 60%, और आपका बिजनेस का जो इनकम रहेगा वो आपका रहेगा 40%। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और ये अगर आपका हो जाता है ना, अगर आप इस परसेंटेज, ओनली परसेंटेज का गेम है, और इस पर आपको एक दो क्वेश्चंस हैं, वो आप फटाफट से क्या करेंगे ना, एक घंटा जाके एक आज थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा निकाल लेंगे मेरे लिए, थोड़ा सा आधा घंटा मेरे लिए ज़्यादा निकाल लेंगे, और आपका काम बन जाएगा। चलिए, अपने होमवर्क के क्वेश्चन कहाँ लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे ना, इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देते हैं हम इसमें, थोड़ा सा इसमें अपन क्या कर देते हैं, इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 भी देखना रहेगा, जो कॉफी रबर बोर्ड वाला ही है। फिर आप क्या करेंगे ना, एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसका नाम है, वो जो क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है, जो आपका क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 13, 14, 13, 14, बस इतना आप क्वेश्चन देख लेना, आपका सारा काम बन जाएगा। सर हाँ, कितने क्वेश्चन आपने होमवर्क में दिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस 10 में से आपके 5 या 7, 8 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना, वो फटाफट से 2-2 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन में आपको टाइम लगने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 घंटे में सारा कुछ हो जाएगा। अब सर कितने क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 1 अपन कर चुके हैं, और बाकी तो अपने कौन सा वाला क्वेश्चन बाकी रह गया है। 6th मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, आई थिंक 7th आपको होमवर्क में दे दिया है, 8th आपको दे दिया है। ये सब सिमिलर क्वेश्चन आपको देखोगे ना, तो सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन आपको फटाफट से इनको सोल्व करने में इतना टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए, एक क्वेश्चन और बनता है, एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला एग्रीकल्चर एक क्वेश्चन है, और बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन क्या है ना, अपन क्लास में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अपन को क्लास में करने वाला है। एक बार आप ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो जाए तो भी अच्छी बात है, अपन कल इसको क्लास में करने ही वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और किसी को ये क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने सबने कर लिया है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अब आज का क्लास अपन यहीं पे वाउंड अप करते हैं। आज का क्लास अपन क्या करेंगे, यहीं पे वाउंड अप करते हैं। थैंक यू। इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं क्लास को, आज का क्लास यहीं पे बंद करता हूँ। ठीक है।
ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। और जिसने नहीं लिखा है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। और आपको कल क्या करना है ना, एक बार इस चैप्टर को पूरा पढ़ के आना है। अपने चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया, आपको पूरा चैप्टर को एक बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, फिर अपन कल एक क्वेश्चन सोल्व करना है। वो क्वेश्चन सोल्व करके अपन अपने आगे वाले चैनल पे, अपने आगे वाले चैप्टर पे बढ़ने वाले हैं, अपने आगे वाले चैप्टर पे अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।